ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 162। सूर्यकिरण हॉस्पिटल एक राष्ट्रीय चेन हॉस्पिटल है जो लगभग हर नगर निगम शहर में मौजूद है। मूल रूप से वे मेडिकेयर ग्रुप से संबंधित थे और उनकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी। अब जब आरव शर्मा ग्रुप का नियंत्रणकारी शेयरधारक बन गया है, उसके पास करने के लिए बहुत कुछ है। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए वह निश्चित रूप से अपनी कंपनी को बदनाम नहीं होने देगा। पैसा कमाना या न कमाना छोटी बात है, मुख्य बात यह है कि प्रतिष्ठा खराब नहीं होनी चाहिए। यह आरव शर्मा का व्यवसाय करने का पहला सिद्धांत है। जल्द ही आरव शर्मा अस्पताल पहुंचा। बच्चे को अभी अभी अपोलो हॉस्पिटल से ट्रांसफर किया गया था। डॉक्टर ने प्रारंभिक जांच की और कुछ भी गलत नहीं पाया। मुख्य चिकित्सक डॉक्टर विनीत शुक्ला ने बच्चे के माता पिता से कहा, मुझे खेद है, हमें वाकई में कोई समस्या नहीं मिली। बच्चे का पिता, हमें आरव शर्मा ने भेजा था, कृपया हमें फिर से सावधानी से जांच करें। विनीत शुक्ला, आरव शर्मा? वह कौन है? मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना। बच्चे का पिता, उसने कहा कि उसका यहाँ एक दोस्त है और उसने हमें अपोलो हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र करने को कहा। वैसे उसने कहा कि समस्या दिल में है। आप एक और सीटी स्कैन कर सकते हैं और इसे सावधानी से जांच सकते हैं। आपको निश्चित रूप से समस्या मिल जाएगी। विनीत शुक्ला, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम डॉक्टर हैं और जिंदगियां बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। अगर वाकई में दिल में कोई समस्या होती तो हम निश्चित रूप से स्थिति को नहीं छिपाते। इस समय आरव शर्मा आया। बच्चे के पिता जल्दी से दौड़कर उसका स्वागत करने गया और पूछा, भाई, उन्होंने कहा कि वे तुम्हें नहीं जानते और मेरे बेटे के दिल में कुछ भी गलत नहीं है। आरव शर्मा, मैं उनसे बात करूंगा। बच्चे के पिता ने सिर हिलाया। आरव शर्मा विनीत शुक्ला के पास गया और पूछा, हेलो, मेरा नाम आरव शर्मा है, आपका नाम क्या है? विनीत शुक्ला, मुख्य सर्जन। उन्होंने कहा कि तुम्हारा यहाँ कोई दोस्त है। वह कौन है? आरव शर्मा, दरअसल मैंने उनसे झूठ बोला था, मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। इन शब्दों के साथ ही न केवल विनीत शुक्ला घबरा गया बल्कि बच्चे के माता पिता भी घबरा गए। हालांकि वे जानते थे कि आरव शर्मा में उनके बेटे को बचाने की क्षमता है। उसने उन्हें सूर्यकिरण हॉस्पिटल में लाने के लिए जरूर कोई कारण और इरादा रखा होगा। लेकिन विनीत शुक्ला को आरव शर्मा के बारे में नहीं पता था, इसलिए उसने गुस्से में पूछा, इसका क्या मतलब है? तुमने उन मरीजों को जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता हमारे अस्पताल में लाकर धोखा दिया। क्या तुम अपोलो हॉस्पिटल के लिए दलाल हो? आरव शर्मा, मैं दलाल नहीं हूँ। अपने डीन हर्षवर्धन राय को यहाँ बुलाओ। विनीत शुक्ला, तुम हमारे डीन से क्यों मिलना चाहते हो? वह इतने व्यस्त हैं, तुम जब चाहो उनसे मिल नहीं सकते। आरव शर्मा, मैं ग्रुप का नया प्रमुख शेयरधारक हूँ, मेरा नाम आरव शर्मा है। अगर तुम्हें कोई सवाल है तो अभी हर्षवर्धन राय को फ़ोन करके पुष्टि करो। विनीत शुक्ला, तुम मुझे हंसा रहे हो? तुम ग्रुप के प्रमुख शेयरधारक हो, मैं भी ग्रुप का चेयरमैन हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर हमें पता चला कि तुम अपोलो हॉस्पिटल के दलाल हो और जानबूझकर लाइलाज मरीजों को हमारे पास लाए हो तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आरव शर्मा, तुम्हारी बात अभी खत्म नहीं हुई है ना? मैंने तुमसे हर्षवर्धन राय को फ़ोन करने को कहा, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने तुमसे कई बार विनम्रता से कहा है। अगर तुम ऐसे ही बात करते रहे तो मैं तुमसे विनम्रता से बात नहीं करूंगा। विनीत शुक्ला भी जिद्दी इंसान था। जितना ज़्यादा आरव शर्मा ऐसा कहता उतना ही कम वह डीन को फ़ोन करने की संभावना रखता। दुर्भाग्य से आरव शर्मा के पास हर्षवर्धन राय का नंबर नहीं था, इसलिए वह खुद फ़ोन नहीं कर सका। ये बहुत परेशान करने वाला है। उसने मेरा अच्छा मूड खराब कर दिया। हालांकि अज्ञानता कोई अपराध नहीं है, मैंने उसे कई बार जोर देकर कहा, लेकिन वह फिर भी ऐसा ही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आरव शर्मा गुस्सा है। आरव शर्मा ने ग्रुप की सचिव को फ़ोन किया और उससे हर्षवर्धन राय का नंबर भेजने को कहा। इसके बाद आरव शर्मा ने सचिव कविता मौर्य द्वारा भेजे गए नंबर के अनुसार हर्षवर्धन राय को फ़ोन किया। हर्षवर्धन राय, हेलो, ये कौन है? आरव शर्मा, सूर्यकिरण हॉस्पिटल ग्रुप के निदेशक मंडल की सचिव ने देश भर के सूर्यकिरण हॉस्पिटलों के निदेशकों को ईमेल भेजकर ग्रुप के प्रमुख शेयरधारकों में बदलाव की जानकारी दी थी। इसके अलावा ईमेल में आरव शर्मा का नाम और संपर्क जानकारी भी दी गई थी। जैसे ही उसने आरव शर्मा का नाम सुना, हर्षवर्धन राय तुरंत सतर्क हो गया और जल्दी से चापलूसी भरी मुस्कान के साथ पूछा, हेलो मिस्टर आरव, आप मेरे लिए क्या करना चाहते हैं? आरव शर्मा, मैं वार्ड 408 में हूँ, अभी यहाँ आ जाओ। हर्षवर्धन राय जल्दी से खड़ा हुआ और जवाब दिया,
ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि नया प्रमुख शेयरधारक इतना सक्रिय होगा। जैसे ही इक्विटी ट्रांसफर पूरा हुआ, वह तुरंत अस्पताल में काम का निरीक्षण करने आ गया। जल्द ही हर्षवर्धन राय वार्ड 408 में पहुंचा। मूल रूप से उसने सोचा था कि आरव शर्मा एक मध्यम आयु का व्यक्ति होगा, वरना उसके पास सूर्यकिरण हॉस्पिटल ग्रुप के 51% शेयरों को हासिल करने के लिए पैसे नहीं होते। उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव शर्मा सिर्फ 20 साल का एक युवा होगा। ये वाकई में अविश्वसनीय है। हर्षवर्धन राय, बॉस आरव, मुझे नहीं पता था कि आप इतने युवा हैं। मुझे लगा कि आप कम से कम मेरी उम्र के होंगे। ये सच है कि युवाओं से नायक निकलते हैं। आरव शर्मा, ठीक है, चापलूसी छोड़ो, काम की बात करते हैं। हर्षवर्धन राय, ठीक है। बॉस आरव, कृपया मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए। आरव शर्मा ने विनीत शुक्ला की ओर इशारा किया और हर्षवर्धन राय से कहा, उसे बताओ कि मैं कौन हूं। हर्षवर्धन राय एक अनुभवी व्यक्ति है और उसने तुरंत समस्या को पहचान लिया। जरूर विनीत शुक्ला ने कुछ अप्रिय कहा होगा और मिस्टर आरव को गुस्सा दिला दिया होगा। हर्षवर्धन राय, डॉक्टर विनीत, क्या तुमने कुछ गलत किया और मिस्टर आरव को नाराज कर दिया? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मिस्टर आरव ने अभी हमारे ग्रुप के 51% शेयर हासिल किए हैं। वह एक वाक्य में तय कर सकते हैं कि तुम रहोगे या जाओगे। इसने विनीत शुक्ला और बच्चे के माता पिता को हैरान कर दिया। सूर्यकिरण हॉस्पिटल ग्रुप के प्रमुख शेयरधारक के रूप में अगर यहाँ दोस्त हों तो ये बहुत मददगार होगा। विनीत शुक्ला को थोड़ा विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने पूछा, प्रेसिडेंट हर्षवर्धन, क्या आपको यकीन है? क्या आप निश्चित हैं कि वह ग्रुप का नया प्रमुख शेयरधारक है? हर्षवर्धन राय, मैं इसमें गलती कैसे कर सकता हूं? मैं तुम्हें बता रहा हूं, चाहे तुमने कुछ भी किया हो जिससे मिस्टर आरव नाराज हुए हों, तुम्हें अभी उनसे माफ़ी मांगनी होगी और उनकी क्षमा मांगनी होगी, वरना तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। विनीत शुक्ला मूर्ख नहीं है, वह जानता है कि ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक होने का क्या मतलब है। ये तो छोड़ो कि वह तेज हाथों वाला डॉक्टर है, यहाँ तक कि अस्पताल के निदेशक हर्षवर्धन राय को भी ग्रुप के प्रमुख शेयरधारक के साथ विनम्रता से पेश आना पड़ता है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को सामने नुकसान नहीं उठाना चाहिए, इसलिए विनीत शुक्ला ने जल्दी से आरव शर्मा से माफ़ी मांगी। बॉस आरव, मुझे वाकई में बहुत खेद है। यह मेरी गलती है, मुझे इतना बकवास नहीं बोलना चाहिए था। कृपया उदार बनें और इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। मैं भविष्य में अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अपना काम अच्छे से करूं और आपको कभी निराश न करूं। आरव शर्मा, यह कोई बड़ी बात नहीं थी और मैंने गलतफहमी को स्पष्ट कर दिया। लेकिन मैंने बार बार कहा, तुम बस हर्षवर्धन राय को फ़ोन नहीं करना चाहते। मैं ये स्वीकार कर सकता हूं कि तुम्हारी क्षमता सीमित है, लेकिन मैं ये बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता कि तुम्हारी क्षमता सीमित है और तुम फिर भी इतने अज्ञानी हो। या तो तुम अस्पताल छोड़ दो, या तुम्हें निदेशक के पद से हटना होगा। मुझे लगता है कि यह पद किसी अधिक उत्कृष्ट व्यक्ति को देना चाहिए। जब उन्होंने सुना कि आरव शर्मा का इरादा विनीत शुक्ला को निकालने का है, विनीत शुक्ला और हर्षवर्धन राय डर गए। विनीत शुक्ला, बॉस आरव, मुझे पहले से ही पता है कि मैं गलत था। कृपया उदार बनें और मेरे साथ परेशानी न करें। हर्षवर्धन राय, मिस्टर आरव, शांत हो जाए। निदेशक विनीत को नहीं पता था कि यह आप हैं, इसलिए उसने ऐसा किया। अगर उसे पता होता कि यह आप हैं, तो वह निश्चित रूप से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। वह हमारे अस्पताल में सबसे ज़्यादा सर्जिकल अनुभव वाला व्यक्ति है। अगर उसे निकाल दिया गया तो मरीजों की सर्जरी कौन करेगा? आरव शर्मा, मैं करूंगा। वार्ड तुरंत शांत हो गया। आप फर्श पर सुई गिरने की आवाज़ सुन सकते थे। अध्याय 163। हर्षवर्धन राय और विनीत शुक्ला को लगा कि उन्होंने गलत सुना। हर्षवर्धन राय, बॉस आरव, आपने अभी क्या कहा? आप सर्जरी करेंगे? आरव शर्मा, हाँ, मैं सर्जरी करूंगा। जाओ, किसी को तैयार करने के लिए कहो, मैं बाद में बच्चे की सर्जरी करूंगा। हर्षवर्धन राय स्तब्ध रह गया, यह नहीं जानते हुए कि उसे आरव शर्मा के आदेशों का पालन करना चाहिए या नहीं। तार्किक रूप से एक छोटे डीन के रूप में उसे ग्रुप के प्रमुख शेयरधारक द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना चाहिए। लेकिन यह आखिरकार एक इंसान की सर्जरी है और इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती। अगर कुछ भी गलत हुआ तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। विनीत शुक्ला और भी तिरस्कारपूर्ण नजर आया। मुख्य सर्जरी के प्रमुख के रूप में उसे वास्तव में आरव शर्मा की बात माननी चाहिए, लेकिन पेशेवर दृष्टिकोण से वह एक प्राधिकृत विशेषज्ञ है। विनीत शुक्ला, मिस्टर आरव, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं है। सर्जरी कोई मजाक नहीं है। आप मरीज की जिंदगी की सुरक्षा के साथ मजाक नहीं कर सकते। आरव शर्मा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? विनीत शुक्ला, हर पेशे की अपनी विशेषज्ञता होती है। अगर कोई भी सर्जरी कर सकता है तो फिर हम डॉक्टर क्या करेंगे? आरव शर्मा, तुम इतना बकबक क्यों कर रहे हो, मूर्ख? या तो इस्तीफा दे दो या डिमोट हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। हर्षवर्धन राय, सर्जरी की व्यवस्था करो। हर्षवर्धन राय,
ठीक है, मैं अभी किसी को इसे व्यवस्थित करने के लिए कहता हूँ। ग्रुप बॉस जो कहता है वही सच है। अगर कुछ गलत हुआ तो यह उसकी गलती होगी और किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। जल्द ही बच्चे की सर्जरी की तैयारियां पूरी हो गईं। आरव शर्मा ने सर्जिकल गाउन पहना, उसे स्टेलाइज किया और स्टेराइल ऑपरेटिंग रूम में प्रवेश किया। हर्षवर्धन राय, विनीत शुक्ला और अन्य डॉक्टर ऑपरेटिंग रूम के बाहर इंतजार कर रहे थे। बेशक बच्चे के माता पिता भी वहां थे। ये सिर्फ संयोग है कि आरव शर्मा इस समय ऑपरेटिंग रूम में सर्जरी कर रहा है। हर्षवर्धन राय ने बच्चे के माता पिता से पूछा कि वे आरव शर्मा पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। वे बच्चे की जिंदगी को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं जिसके पास संबंधित योग्यताएं नहीं हैं। बच्चे की मां, उसके पास कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन उसका चिकित्सा कौशल उत्कृष्ट था। अगर वह नहीं होता तो मेरा बेटा स्टेशन पर मर गया होता। बच्चे का पिता, उसने अभी अभी अपोलो हॉस्पिटल में एक ऐसे व्यक्ति को बचाया जिसके दिल में फल काटने वाला चाकू घुसा था। वह उनके मुख्य चिकित्सक अभय रेड्डी हैं। सब लोग हैरान रह गए। अपोलो हॉस्पिटल में एक चिकित्सा विवाद हुआ था। एक परिवार के सदस्य ने मुख्य सर्जन अभय रेड्डी के दिल में फल काटने वाला चाकू घोंप दिया था। पूरे नवी मुंबई अस्पताल सिस्टम को इसके बारे में पता था। साथ ही ये खबर कि अभय रेड्डी का इलाज हो गया था और उन्होंने होश वापस पा लिया था, सभी डॉक्टरों के ग्रुपों में फैल गई थी। सब लोग अनुमान लगा रहे थे कि अभय रेड्डी की दिल की सर्जरी किसने की, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल ने खबर को रोक दिया था और कोई जानकारी बाहर नहीं आई थी। अनपेक्षित रूप से अभय रेड्डी को बचाने वाला व्यक्ति वास्तव में आरव शर्मा था। विनीत शुक्ला को विश्वास नहीं हुआ और उसने जल्दी से पूछा, क्या आपको यकीन है ये वाकई में मिस्टर आरव थे जिन्होंने अभय रेड्डी को बचाया? बच्चे का पिता, हम ठीक उसी जगह पर थे, हमें कैसे यकीन नहीं हो सकता। हम मूल रूप से अपोलो हॉस्पिटल में उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन वे तुम्हारी तरह ही थे, जोर देकर कह रहे थे कि बच्चे में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बच्चा क्यों नहीं जाग रहा था। मिस्टर आरव ने कहा कि बच्चे को दिल की समस्या है और उन्हें सीटी स्कैन करने और पूरी तरह से जांच करने को कहा। उनकी तुम्हारी तरह ही रवैया था, ये सोचकर कि यह अनावश्यक है। बाद में मिस्टर आरव इसे और नहीं देख सके, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि हम दूसरे अस्पताल में ट्रांसफ़र करें। उन्होंने मूल रूप से कहा था कि उनका यहाँ एक दोस्त है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह यहाँ के प्रमुख शेयरधारक हैं। यह मेरी अपेक्षा से परे था। हर्षवर्धन राय बच्चे के पिता की बात सुनकर हैरान रह गया। हर्षवर्धन राय, क्या आपको इस बारे में यकीन है? बच्चे का पिता, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। हर्षवर्धन राय, बॉस आरव ने दोपहर में ही ग्रुप के शेयर खरीदे और मुझे दोपहर के भोजन के बाद तक ग्रुप द्वारा सूचित नहीं किया गया था कि प्रमुख शेयरधारक बदल गया है। तो उन्होंने पहले तुम्हें यहाँ आने को कहा और फिर ग्रुप के शेयर खरीदे सिर्फ तुम्हारे बेटे की सर्जरी करने के लिए। बच्चे के माता पिता भी हैरान रह गए। आरव शर्मा इतने महान थे कि उन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए एक अस्पताल का नियंत्रणकारी हिस्सा खरीदने के लिए भारी राशि खर्च की। ऐसी महान कृपा का बदला कैसे चुकाया जाए? विनीत शुक्ला को विश्वास नहीं हुआ और वह बड़बड़ाया, ये कैसा व्यवहार है? उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, खर्च करने की कोई जगह नहीं। अन्य डॉक्टर भी इस बारे में बात करने लगे। ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है। मुझे नहीं पता कि मुझे उनकी उच्च स्तर की वैचारिक जागरूकता की प्रशंसा करनी चाहिए। यह अमीरों की दुनिया है। ये वाकई में समझ से परे है। कौन जानता है, वैसे भी मैं उनके व्यवहार को समझ नहीं सकता। भले ही वह अमीर हो, उसे पैसे ऐसे नहीं खर्च करने चाहिए। अब अनुमान लगाना बंद करो। जब वह बाहर आएगा हम उससे पूछेंगे, चाहे दूसरे लोग क्या सोचते हैं। बच्चे के माता पिता वास्तव में बहुत प्रभावित हैं। उन्हें वाकई में लगा कि आरव शर्मा ने विशेष रूप से उनके बच्चे को बचाने के लिए सूर्यकिरण हॉस्पिटल का नियंत्रणकारी हिस्सा खरीदा था। इस तरह अगर वह कहता है कि लोगों को बचाना है तो वे बच जाएंगे और अपोलो हॉस्पिटल की स्थिति फिर से नहीं होगी। उसके शब्दों का कोई निवारक प्रभाव नहीं था और कोई भी उसके कहे अनुसार नहीं करता था। अब समस्या हल नहीं हुई है। आरव शर्मा पहले से ही उनके बेटे की सर्जरी ऑपरेशन रूम में कर रहा था। आधे घंटे से ज़्यादा समय बाद आरव शर्मा बाहर आया। सब लोग जल्दी से आगे बढ़कर उसका स्वागत करने गए। बच्चे के माता पिता जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने लगे। आरव शर्मा ने जल्दी से उन्हें उठाया और सांत्वना दी, कोई बात नहीं, बस चिकित्सा खर्चे चुकाएं, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। बच्चे का पिता, मैंने डीन से सुना कि तुमने सूर्यकिरण हॉस्पिटल का नियंत्रणकारी हिस्सा खरीदा ताकि मेरा बेटा बिना किसी बाधा के सर्जरी करवा सके। क्या ये सच है? आरव शर्मा, बकवास, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादा मत सोचो। बच्चे की माँ, धन्यवाद धन्यवाद, मुझे वाकई में नहीं पता कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। आरव शर्मा, विनीत शुक्ला, बाकी लोग अंदर जाकर बच्चे की स्थिति जांच करें और फिर उसे वार्ड में भेज दें। 24 घंटे के भीतर उस पर बार बार नज़र रखें और 24 घंटे बाद वह ठीक हो जाएगा। विनीत शुक्ला, समझ गया।
वाह मिस्टर आरव, मुझे खेद है, मैं पहले बहुत अहंकारी था। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, कृपया इसे बुरा न माने। मैं आपकी बात सुनूंगा और निदेशक के बन जाऊंगा और कोई और इसे ले लेगा। आरव शर्मा, हाँ, डीन हर्षवर्धन इसे व्यवस्थित करेंगे। हर्षवर्धन राय, ठीक है ठीक है। मिस्टर आरव, इधर आएं, मेरे ऑफिस में जाकर थोड़ा आराम करें। आरव शर्मा ने सिर हिलाया और हर्षवर्धन राय के साथ डीन के ऑफिस में चला गया। विनीत शुक्ला और अन्य लोग जल्दी से ऑपरेशन रूम में बच्चे की स्थिति की जांच करने गए। जब उन्होंने ग्लास ट्रे पर कांच का एक छोटा सा टुकड़ा देखा तो वे सभी हैरान रह गए। उन्होंने बच्चे का एक सीटी स्कैन किया था, लेकिन कुछ भी गलत नहीं पाया। बच्चे के माता पिता ने जोर दिया कि वे इसे फिर से करें, लेकिन उन्हें लगा कि यह अनावश्यक था। अब लगता है कि वे सभी गलत थे। बच्चे के दिल में वाकई में समस्या थी। इसके अंदर कांच का एक छोटा सा टुकड़ा है और यही वह कारण है कि बच्चे की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। विनीत शुक्ला ने धीरे से आह भरी, लगता है मैं बहुत घमंडी हो गया हूँ। मुझे नहीं पता कि हमेशा कोई न कोई और बेहतर होता है। इसके लिए हमें दोष नहीं दे सकते। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उसका चिकित्सा कौशल इतना अद्भुत होगा। हाय, मैंने 19 साल की उम्र से चिकित्सा की पढ़ाई शुरू की, 27 साल की उम्र में काम शुरू किया और अब मैं 50 का हूँ, लेकिन मेरा चिकित्सा कौशल उसके एक स्वशिक्षित शौकिया जितना अच्छा नहीं है। अचानक मुझे लगता है कि मैं हारा हुआ हूँ। मैं ये स्वीकार कर सकता हूँ कि वह हमसे बेहतर डॉक्टर है, आखिरकार इस दुनिया में उच्च प्रतिभा वाले लोग हैं। लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि वह बेहतर डॉक्टर है और इतना अमीर भी। यहाँ तक कि जगमोहन भी जिंदगियां बचाने के लिए एक अस्पताल समूह का नियंत्रण नहीं ले सकता। अध्याय 164। आरव शर्मा हर्षवर्धन राय के साथ डीन के ऑफिस गया। हर्षवर्धन राय ने जल्दी से अपनी बॉस की कुर्सी थोड़ा खींची और आरव को बैठने के लिए कहा। फिर उसने अपनी बेशकीमती दाहोन पाव निकाली और आरव शर्मा के लिए चाय बनाई। केवल प्रमुख शेयरधारक की अच्छी सेवा करने पर ही वह डीन के रूप में काम करना जारी रख सकता है। आरव शर्मा ने सिर हिलाया, उसे बैठने और बात करने का इशारा किया। आमतौर पर हर्षवर्धन राय श्रेष्ठ दिखता है, लेकिन इस समय वह एक प्राइमरी स्कूल के छात्र की तरह व्यवहार कर रहा है जिसने गलती की। आरव शर्मा, घबराओ मत, मैं बस तुम्हें अस्पताल के सुधार के लिए अपने विचार बताना चाहता हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं, मेडिकेयर से संबद्ध अस्पतालों की प्रतिष्ठा हमेशा खराब रही है। खासकर पहले की उस घटना ने जो सुर्खियों में आई थी, जहां एक कॉलेज छात्र ने ऑनलाइन खोज की और इलाज के लिए एक मेडिकेयर अस्पताल पाया। नतीजा ये हुआ कि उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए और बहुत सारा विदेशी कर्ज लिया। न केवल उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई, बल्कि वह और खराब हो गई। तब से मेडिकेयर से संबद्ध अस्पतालों की बदनामी हो गई। सूर्यकिरण हॉस्पिटल मेडिकेयर से संबद्ध कई अस्पतालों में से एक है। जीवन हॉस्पिटल और आरोग्य हॉस्पिटल जैसे अन्य अस्पताल भी मेडिकेयर सिस्टम से संबंधित हैं। आरव शर्मा अन्य समान विभागों के अस्पतालों के बारे में पूछना नहीं चाहता था। वह अब सूर्यकिरण हॉस्पिटल को पूरी तरह से सुधारना चाहता है। अगर सूर्यकिरण हॉस्पिटल केवल सर्दी का इलाज कर सकता है, तो उसे बुखार वाले मरीजों को धोखे से लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर सूर्यकिरण हॉस्पिटल केवल हल्की सर्दी का इलाज कर सकता है, तो उसे गंभीर सर्दी वाले मरीजों को धोखे से लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं कम पैसा कमाना पसंद करूंगा बजाय इसके कि दूसरों को नुकसान पहुंचाऊं। भविष्य में ग्रुप उच्च गुणवत्ता वाले प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने और अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, चिकित्सा मानकों पर निर्भर करके जीवित रहेगा और विकास करेगा। हमें उन अन्य अस्पतालों की तरह नहीं होना चाहिए जो यह नहीं देखते कि मरीज का इलाज हो सकता है या नहीं और उन्हें इलाज के लिए लाने की कोशिश करते हैं। मरीजों को निचोड़ना वास्तव में अमानवीय है बिना उनकी बीमारी को ठीक किए। आरव शर्मा का मतलब समझने के बाद हर्षवर्धन राय ने पेशेवर दृष्टिकोण से उनके विचार को जल्दी से खारिज कर दिया। अस्पताल धर्मार्थ संस्थाएं नहीं हैं, खासकर निजी अस्पतालों को जिन्हें अपने मुनाफे और नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार होना पड़ता है। अगर पैसे कमाने को पहली प्राथमिकता नहीं दी गई, तो अस्पताल बिल्कुल नहीं चल सकता। हर किसी के पास आदर्श हैं, हालांकि वास्तविकता अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम पैसे नहीं कमाते हैं, तो हम उपकरण कैसे खरीदेंगे और चिकित्सा कर्मचारियों का समर्थन कैसे करेंगे? हर्षवर्धन राय का विचार गलत नहीं है। पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। लेकिन आरव शर्मा का विचार भी गलत नहीं था, क्योंकि उसे जिस चीज़ की सबसे कम कमी थी, वह थी पैसा, और उसके पास अभी भी बैंक में 300 मिलियन थे। भविष्य में सिस्टम उसे नकद, इक्विटी आदि से पुरस्कृत करता रहेगा, इसलिए उसे कभी पैसे की कमी नहीं होगी। आरव शर्मा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत है। बस मुझे बताओ कि तुम मेरे आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हो या नहीं। आरव शर्मा नवी मुंबई सूर्यकिरण हॉस्पिटल को एक परीक्षण स्थल के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहा है और इसे अपने विचारों के अनुसार पूरी तरह से सुधारने की कोशिश करेगा ताकि ये देखा जा सके कि यह सफल हो सकता है या नहीं।
अगर आप असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें पैसे होने के बावजूद पूरी नहीं की जा सकती। अगर यह सफल होता है तो इसे देश भर में बढ़ावा दिया जाएगा और अन्य शहरों में सूर्यकिरण हॉस्पिटल इसे कॉपी कर सकते हैं। इसलिए नवी मुंबई सूर्यकिरण हॉस्पिटल के डीन के रूप में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि हर्षवर्धन राय आरव शर्मा के साथ एक ही विचारधारा का हो। आरव शर्मा को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसके आदेशों को बिना शर्त निष्पादित करे। चूंकि हर्षवर्धन राय डीन बन सकता है, वह निश्चित रूप से एक स्मार्ट व्यक्ति होगा। आरव शर्मा ने अभी अति ग्रुप के 51% शेयर हासिल किए हैं और अभी तक ग्रुप में अपनी स्थिति मजबूत नहीं की है। अन्य शेयरधारक अभी भी नहीं जानते कि वे उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस समय बिना शर्त आरव शर्मा के पक्ष में खड़ा होना निश्चित रूप से एक बुद्धिमान विकल्प नहीं होगा। इसलिए हर्षवर्धन राय ने जवाब दिया, जब तक ये ग्रुप का आदेश है मैं इसे दृढ़ता और बिना शर्त निष्पादित करूंगा। आरव शर्मा हंसा और समझ गया कि हर्षवर्धन राय क्या सोच रहा है। आरव शर्मा, ठीक है, चूंकि तुम जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करते, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। आज इसके बारे में इतना ही, मैं पहले निकलता हूँ। हर्षवर्धन राय, मिस्टर आरव, कृपया गलतफहमी न करें। आप अब ग्रुप के प्रमुख शेयरधारक हैं। आपके आदेश ग्रुप के आदेश हैं और ग्रुप के आदेश आपके आदेश हैं। मैं ग्रुप द्वारा जारी किए गए आदेशों को बिना शर्त निष्पादित करता हूं, जिसका अर्थ है कि मैं आपके आदेश का निष्पादन कर रहा हूं। इस बूढ़े व्यक्ति को लगा कि वह बहुत स्मार्ट है और उसने वास्तव में आरव शर्मा के साथ शब्दों का खेल खेला। आरव शर्मा, अगर मेरा आदेश अन्य विचारों का समर्थन नहीं करता है तो तुम क्या चुनोगे? हर्षवर्धन राय असहज दिखा और बोला, तो मैं निश्चित रूप से मिस्टर आरव के पक्ष में खड़ा होना पसंद करूंगा। आरव शर्मा मुस्कुराया, फिर खड़ा हुआ और चला गया। हर्षवर्धन राय ने राहत की सांस ली और जल्दी से आरव शर्मा को विदा करने के लिए उसका पीछा किया। आरव शर्मा ने सूर्यकिरण हॉस्पिटल ग्रुप की निदेशक मंडल की सचिव नीलम चौबे को फोन किया। नीलम चौबे, बॉस आरव, आपको क्या चाहिए? आरव शर्मा, सभी शेयरधारकों और देश भर के अस्पतालों के निदेशकों को सूचित करें कि परसों सुबह 9 बजे नवी मुंबई सूर्यकिरण हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग होगी। जो नहीं आ सकते वे प्रतिनिधि भेज सकते हैं। अगर व्यक्ति स्वयं नहीं आता और कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा जाता तो उसे माना जाएगा कि उसने अपने सभी अधिकार छोड़ दिए हैं। नीलम चौबे, समझ गया, मैं उन्हें तुरंत सूचित करूंगी। आरव शर्मा, हाँ, तुम भी यहाँ आ जाओ। चूंकि मैं नियंत्रणकारी शेयरधारक बन गया हूँ, ग्रुप का मुख्यालय यहाँ स्थानांतरित करना होगा और तुम्हें यहाँ काम करना होगा। नीलम चौबे, ठीक है। फोन काटने के बाद आरव शर्मा सीधे बुल्गारी होटल गया। राधिका तिवारी ऑफिस को सजाने के लिए किसी को ढूंढने गई थी और स्वीट में केवल दिया वोहरा थी। आरव शर्मा ने मजाक किया, तुमने अंदर कुछ नहीं पहना है। दिया वोहरा हैरान थी और जल्दी से अपनी छाती ढक लिया, मुंह बनाकर बोली, तुमने झांका? बदमाश। आरव शर्मा, मैंने नहीं झांका, मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा था। जाओ, कपड़े बदलो और बाथरोब पहनकर बाहर आओ। क्या तुम मुझे मर्द नहीं मानते? दिया वोहरा ने हल्का सा मुंह बनाया, फिर जल्दी से अंदर जाकर कपड़े बदले। आरव शर्मा, आज का वीडियो कहाँ शूट किया गया है? दिया वोहरा ने फ़ोन आरव शर्मा को दे दिया। आरव शर्मा, मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। दिया वोहरा ने सिर हिलाया और जल्दी से एक बोतल मिनरल वाटर ले आए। आरव शर्मा ने एक घूंट लिया और काम शुरू कर दिया। ऑनलाइन कमेंट्स कैसे हैं? आरव शर्मा ने पूछा। दिया वोहरा, ज़्यादातर अच्छे हैं, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि मैं नकली सोशलाइट हूं और वे बुल्गारी में चेक इन करने के लिए ग्रुप बनाकर जा रहे हैं। आरव शर्मा, हाँ, लगता है किसी ने नकली सोशलाइट ग्रुप खरीदने की घटना को नहीं बुलाया है। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि इसका जवाब कैसे देना है? दिया वोहरा, हेटर फैंस होना सामान्य है, उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। आरव शर्मा को उसके उच्च आईक्यू ने वाकई में परेशान कर दिया। आरव शर्मा, क्या तुम्हें लाइव प्रसारण करना नहीं आता? मैं वीडियो को एडिट करूंगा और बाद में इसे पोस्ट करूंगा। सभी को याद दिलाओ कि आज रात 8 बजे तुम एक लाइव प्रसारण शुरू कर सकती हो ताकि सभी को दिखाया जा सके कि बुल्गारी का प्रेसिडेंशियल स्वीट, जो 80,000 रुपये प्रति रात का है, कैसा दिखता है। पहला, तुम सभी को साबित कर सकती हो कि तुम वाकई में यहाँ रह रही हो। दूसरा, तुम यहाँ को और अधिक सहज तरीके से दिखा सकती हो और उन्हें वह दिखा सकती हो जो वे देखना चाहते हैं, जिससे ज़्यादा फैंस तुम पर ध्यान देंगे। समझी? दिया वोहरा, ओह, समझ गई। हाँ, लगता है तुम्हें मुझसे ज़्यादा अनुभव है। आरव शर्मा, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया है। तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें हमारे द्वारा सब कुछ व्यवस्थित करने का इंतजार नहीं करना चाहिए ताकि तुम्हें पता चले कि क्या करना है। दिया वोहरा, ओह, समझ गई। और एक बात और है, क्या मैं तुमसे एक मदद मांग सकती हूँ? आरव शर्मा, क्या बात है? बताओ। दिया वोहरा, मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। अध्याय 165। दिया वोहरा की अचानक आई मांग से आरव शर्मा घबरा गया और उसके हाथ कांप गए, जिससे उसने वीडियो को गलत तरीके से एडिट कर दिया।
आरव शर्मा, तुमने अभी क्या कहा? दिया वोहरा शर्माकर धीरे से बोली, मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। ओह नहीं नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो। आरव शर्मा, नाटक? तुमने जरूर बहुत सारे उपन्यास पढ़े होंगे। कॉन्ट्रैक्ट लवर। दिया वोहरा, नहीं, बात यह है कि परसों मुझे अपनी रूममेट की शादी में जाना है। उन्होंने पहले मेरे लिए किसी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मैंने ये कहकर मना कर दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है। इसलिए परसों शादी में मुझे एक बॉयफ्रेंड को ले जाना है। मैं किसी और को नाटक करने के लिए ढूंढने की सोच रही थी, लेकिन ये सुरक्षित नहीं है। तुम्हें ढूंढना सुरक्षित है और तुम्हारे पास पैसा है तो तुम मेरी इज्जत बचा सकते हो। ही, आरव शर्मा ने सिर हिलाया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए वह मदद कर सकता था। दिया वोहरा भविष्य में फिल्म और टेलीविजन स्टार बनना चाहती है। अगर वह किसी घोटाले या विवाद में फंस गई तो ये बुरा होगा। आरव शर्मा, ठीक है, मैं तुम्हारी इस मदद करूंगा। दिया वोहरा, ही, तो मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ बॉस। आरव शर्मा मुस्कुराया, जवाब नहीं दिया और वीडियो एडिट करना जारी रखा। शाम को राधिका तिवारी आई। उसने पहले ही एक डेकोरेशन कंपनी ढूंढ ली थी और उनसे कहा था कि ऑफिस बिल्डिंग को जल्द से जल्द उसकी आवश्यकताओं के अनुसार लाइव प्रसारण कक्षों में बांट दें। आशा है कि यह आधे महीने में उपयोग में लाया जा सकेगा। आरव शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा किया। चलो रात का खाना खाते हैं और एक वीडियो लेते हैं। इसके बाद आरव शर्मा ने राधिका तिवारी और दिया वोहरा को रेस्तरां में ले गया। हालांकि जैसे ही तीनों कमरे से निकले, अंजलि शर्मा ने आरव शर्मा को फ़ोन किया। आरव शर्मा एक तरफ गया और फ़ोन उठाया। आरव शर्मा, दीदी क्या बात है? अंजलि शर्मा, कुछ नहीं, बस पूछ रही हूँ कि तुम कहाँ हो। आरव शर्मा, बुल्गारी होटल। तुम आ रही हो? हम अभी रात का खाना खाने जा रहे हैं। अगर तुम आ रही हो तो हम तुम्हारा थोड़ा इंतजार करेंगे। अंजलि शर्मा, बुल्गारी होटल? ओह माय गॉड, तुम फिर से ढेर सारा पैसा खर्च कर रहे हो। आरव शर्मा, हाँ, अब निवेश का दौर है, हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जहाँ जरूरी हो वहाँ पैसा खर्च करना होगा। जब हमारी फसल का मौसम आएगा तो ये निवेश जल्दी ही वसूल हो जाएंगे। अंजलि शर्मा, ठीक है, मैं आ रही हूँ, मेरे लिए इंतजार करो। आरव शर्मा, हाँ। फ़ोन काटने के बाद आरव शर्मा ने दिया वोहरा और राधिका तिवारी को वापस बुलाया। चलो दीदी के आने का इंतजार करते हैं और फिर एक साथ खाना खाने जाते हैं। लगभग 7 बजे अंजलि शर्मा और माया वोहरा एक साथ आए। माया वोहरा ने जैसे ही आरव शर्मा को देखा, वह तुरंत उसके पास आए और बोली, तुम्हारा आज का प्रदर्शन वाकई में शानदार था, मैं तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ। माया वोहरा की यह बात सुनकर अंजलि शर्मा और बाकी 3 लोग उत्सुक हो गए और जल्दी से उससे पूछा कि क्या हुआ। माया वोहरा, आरव ने आज हमारे अस्पताल में हमारे मुख्य सर्जन को बचाया। एक मरीज ने अपने भावनाओं पर काबू खो दिया और मुख्य सर्जन के दिल में फल काटने वाला चाकू घोंप दिया। अस्पताल के सभी डॉक्टरों ने डॉक्टर अभय को बचाने की हिम्मत नहीं की और आखिरकार आरव ने उसे बचाया। सब लोग हैरान रह गए, खासकर अंजलि शर्मा, वह अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसने कभी चिकित्सा कौशल नहीं सीखा था, तो वह दिल में चाकू घुसा हुआ व्यक्ति को कैसे बचा सकता था। अंजलि शर्मा, छोटे भाई, क्या बात है, तुमने कब लोगों की सर्जरी करना सीख लिया? आरव शर्मा, मैंने खुद से सीखा और मैंने अनुमान लगाकर उसे बचाया। सच कहूँ, मैं भाग्यशाली और साहसी था, मुझ में कुछ खास नहीं है। दिया वोहरा, वाह भाई, तुम बहुत कमाल हो, तुम अस्पताल के डॉक्टरों से भी बेहतर हो। राधिका तिवारी, बॉस आरव, आप कमाल हैं। उत्कृष्ट लोग वाकई में हर पहलू में उत्कृष्ट होते हैं। माया वोहरा, क्या तुम जानते हो मुझे तुमसे इतनी चिढ़ क्यों होती है? तुम इतने बेईमान हो। तुमने स्पष्ट रूप से दूसरों से चिकित्सा सीखी, लेकिन तुम जोर देकर कहते हो कि तुमने खुद से सीखा। तुम मुझे, जिसने बैचलर, मास्टर और डॉक्टरेट के लिए 10 साल पढ़ाई की, क्या समझते हो? क्या तुम जानते हो मुझे कैसा लगता है? मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से हारी हुई हूँ, समझे? कोई आश्चर्य नहीं कि माया वोहरा पहले अचानक आरव शर्मा के प्रति इतनी ठंडी हो गई थी और उसकी कार में बैठकर एक शब्द भी नहीं बोली थी। इसका कारण ये था कि वह असंतुलित महसूस कर रही थी। उसने अपनी बैचलर, मास्टर और डॉक्टरेट डिग्री के लिए 10 साल तक पढ़ाई की, लेकिन वह आरव शर्मा, एक स्वशिक्षित चिकित्सक, जितनी अच्छी नहीं थी। यह उसके लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात था। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति भोर से पहले उठकर पढ़ाई करता हो। मैं रात को मुर्गे के बांग देने तक पढ़ाई करता हूँ और फिर सोने जाता हूँ। दूसरा व्यक्ति कक्षा में सोता है और सामान्य दिनों में पढ़ाई नहीं करता। आखिरकार परीक्षा के परिणाम आए। हर दिन कुत्ते की तरह मेहनत करने वाला व्यक्ति परीक्षा में 90 अंक लाता है और बहुत प्रभावशाली लगता है। जब मैंने मुड़ा तो देखा कि वह लड़का जो हर दिन सोता था, उसे परीक्षा में 100 अंक मिले। हर दिन कुत्ते की तरह थकने वाला छात्र निश्चित रूप से मानसिक रूप से असंतुलित होगा।
मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे परिणाम फिर भी उन लोगों से अच्छे नहीं हैं जो बस आराम करते हैं। लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। इस दुनिया में उच्च प्रतिभा वाले लोग भरे पड़े हैं और आप इसे नकार नहीं सकते। अंजलि शर्मा ने जल्दी से उसे सांत्वना दी। माया, मेरे भाई की बकवास मत सुनो। उसने वाकई में कभी कोई चिकित्सा कौशल नहीं सीखा। अगर उसने वाकई में तुम्हारे अस्पताल के निदेशक को बचाया तो यह जरूर वैसा ही है जैसा उसने कहा। वह बस भाग्यशाली था। माया वोहरा, हाँ हाँ, वह इतना भाग्यशाली है कि उसने मुझे, जिसने 10 साल तक कठिन पढ़ाई की, पीछे छोड़ दिया। मैं और भी दयनीय हूँ। आरव शर्मा और सुन नहीं सका और डांटा, तुम असंतुष्ट क्यों हो? मैं सिर्फ प्रतिभाशाली हूँ और सब कुछ जल्दी सीख सकता हूँ, क्या ये ठीक नहीं है? जब मैं स्कूल में था तो कौन सी कक्षा में ऐसा छात्र नहीं था जो हर दिन सोता था और फिर भी उच्च अंक लाता था? तुम्हें असंतुष्ट होने का क्या अधिकार है? तुम्हारे लिए तुमने 100 अंक लिए क्योंकि तुम केवल इतने ही अंक ले सकते हो। लेकिन हमारे जैसे जीनियस के लिए हमने 100 अंक लिए क्योंकि टेस्ट पेपर में केवल 100 अंक हैं। समझी? तुम लगभग 30 साल की हो लेकिन फिर भी इतनी बचकानी हो, ये हास्यास्पद है। अगर हम माया वोहरा के आत्मसम्मान को जोर से नहीं ठेस पहुंचाते तो वह भविष्य में ऐसा ही करती रहेगी। इस अवसर का उपयोग करके उसके तथाकथित 10 साल की कठिन पढ़ाई के श्रेष्ठता बोध को तोड़ देना बेहतर है और भविष्य में जमीन से जुड़ा जीवन जीना। अंजलि शर्मा ने आंखें घुमाईं और अपने भाई को चुप रहने का इशारा किया। आखिरकार माया वोहरा एक लड़की है, तुम उसे इस तरह कैसे शर्मिंदा कर सकते हो? और भी हास्यास्पद बात यह है कि आरव शर्मा ने कहा कि वह लगभग 30 की है और लड़कियों को सबसे ज्यादा नफरत होती है जब कोई उनकी उम्र का जिक्र करता है। माया वोहरा गुस्से और शर्मिंदगी में थी और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। दिया वोहरा ने धीरे से कहा, भाई तुम बहुत सीधे हो। तुम्हें महिलाओं के साथ नरमी से पेश आना नहीं आता। मेरी दीदी निश्चित रूप से तुम्हारी इस सीधेपन को स्वीकार नहीं कर पाएगी। साथ ही लड़कियों को ये याद न दिलाओ कि वे बूढ़ी हो रही हैं। समझे? आरव शर्मा, तुम बनावटी हो। तुम पहले से ही 28 साल की हो, लगभग 30 साल की, और फिर भी डरती हो कि दूसरे क्या कहते हैं। माया वोहरा, आरव शर्मा, तुमने हद कर दी। ओह! माया वोहरा सोफे पर लेट गई, अपनी कमर बाहर निकाली और रोने लगी। अंजलि शर्मा और दिया वोहरा जल्दी से आगे बढ़कर उसे सांत्वना देने लगे। एक बहन के रूप में अंजलि शर्मा ने नाटकीय रूप से आरव शर्मा को लात मारने का नाटक किया और फिर सांत्वना दी। माया, रो मत, मैं तुम्हारी ओर से उसे पीट दूंगी। उसे बस एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है जो उसे अनुशासित करे, वरना वह इतना निर्दयी नहीं होता। मैं उसके लिए एक पार्टनर ढूंढूंगी जो उसे अनुशासित करे और वह भविष्य में लड़कियों से बात करना सीख जाएगा। आरव शर्मा, उसे धीरे धीरे रोने दो, चलो खाना खाने चलते हैं। दिया बाद में लाइव प्रसारण करेगी तो काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। आरव शर्मा ने इतना पैसा खर्च किया था, वह वाकई में इसे बर्बाद नहीं कर सकता था, इसलिए उसे काम पर ध्यान देना था। इसलिए सब लोग रेस्तरां में खाना खाने गए और माया वोहरा को अकेले सोफे पर बैठा छोड़ दिया। उसे लगा कि आरव शर्मा ने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। कठिन परिश्रम का जरूरी नहीं कि फल मिले। इस दुनिया में जीनियस होते हैं। जब आप एक जीनियस से मिलते हैं तो आपके पास अपनी किस्मत मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता। आखिरकार प्रतिभा ऐसी चीज है जिसे बाद में की गई मेहनत से नहीं पाया जा सकता। ये समझने के बाद माया वोहरा ने अपना चेहरा धोया, हल्का मेकअप किया और रेस्तरां में आरव शर्मा और बाकियों को ढूंढने गई। बुल्गारी में रहने का इतना मुश्किल से मिला मौका है, मुझे यहाँ की शानदार जिंदगी का अनुभव करना होगा। अध्याय 166। आरव शर्मा एक तरफ बैठा था, देख रहा था कि राधिका तिवारी दिया वोहरा के लिए वीडियो शूट कर रही है। इस समय माया वोहरा आए और उदास चेहरे के साथ उसे देखने लगी। आरव शर्मा ने उसकी ओर एक नज़र डाली और उसे नज़रअंदाज कर दिया। अंजलि शर्मा मुस्कुराए और आगे बढ़कर धीरे से सांत्वना दी, ठीक है, गुस्सा मत हो। मेरे भाई का स्वभाव बहुत सीधा है। वह घर पर अक्सर मेरे पापा से झगड़ता है। ये तुम्हारे खिलाफ नहीं है। माया वोहरा, सचमुच? अंजलि शर्मा, सचमुच। कुछ समय पहले गांव वालों ने हंगामा किया था और मेरे पापा बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझाना चाहते थे, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए उसने और मेरे पापा ने कई बार बहस की। मेरे पापा को लगता था कि चूंकि हम एक ही कबीले से हैं और हमारा एक ही उपनाम है और मेरे भाई को भविष्य में गांव में रहना होगा, इसलिए चीज़ों को अजीब नहीं करना सबसे अच्छा होगा। लेकिन मेरे भाई ने धमकी दी थी कि वह जल्दी या देर से सभी गांव वालों के घर तोड़ देगा। माया वोहरा ने चुपके से आरव शर्मा की ओर देखा और धीरे से पूछा, वह इतना डींग मारने में इतना अच्छा है? अंजलि शर्मा, डींग मारना? उसने जो कहा वह कर दिखाया। माया वोहरा, ओह, वैसे मैंने तुमसे सुना था कि तुम्हारा घर तोड़ा गया था। अंजलि शर्मा, तो क्या तुम जानती हो कि इस तोड़फोड़ की योजना किसने बनाई? माया वोहरा, उसने। अंजलि शर्मा, बिल्कुल की ही।
मेरे भाई ने गुस्से में एक रियल एस्टेट कंपनी खरीद ली और रियल एस्टेट कंपनी के नाम पर गांव को तोड़ दिया। माया वोहरा ने मुड़कर आरव शर्मा को देखा, उसकी आंखों में हैरानी और प्रशंसा थी। थोड़ी देर बाद माया वोहरा ने धीरे से कहा, हम बहनें हैं तो हम अपनी संपत्ति को बाहरी लोगों पर बर्बाद न करें। अपनी बेटी को मुझसे मिलवाओ। अंजलि शर्मा, मैं तुम्हें बहन मानती हूँ लेकिन तुम मेरे भाई को लुभाना चाहती हो। माया वोहरा, अगर उसने किसी और को ढूंढ लिया और उसका तुम्हारे साथ अच्छा रिश्ता नहीं रहा तो? अगर उसका तुम्हारी माँ के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रहा तो? मेरे साथ ढूंढना ज़्यादा विश्वसनीय है। हमारे रिश्ते के साथ क्या तुम्हें सास बहू की समस्या की चिंता करने की ज़रूरत है? अंजलि शर्मा, ये बात तो सही है। ठीक है, मैं मौका ढूंढकर उससे पूछूंगी कि वह क्या सोचता है। अगर वह विरोध नहीं करता तो मैं तुम दोनों को एक साथ लाने में मदद करूंगी। माया वोहरा मुस्कुराए और सिर हिलाया। वह पहले से ही 28 साल की है और वाकई में अब और इंतजार नहीं कर सकती। आरव शर्मा ने कैसे सोचा होगा कि उसने माया वोहरा को याद दिलाया कि वह लगभग 30 साल की है, लेकिन उसने खुद को इसमें उलझा लिया। आधे घंटे से ज़्यादा शूटिंग के बाद खाने का वीडियो आखिरकार पूरा हुआ। वीडियो को और अधिक वास्तविक बनाने के लिए दिया वोहरा ने प्रत्येक व्यंजन के 1 या 2 कौर खाए। इसलिए वीडियो शूट होने के बाद वह जल्दी से खड़ी हुई और सभी से माफ़ी मांगी। मुझे खेद है, मैंने पहले थोड़ा खा लिया। मैंने यहाँ आने से पहले दांत ब्रश किए थे, कृपया मुझे कम न समझें। राधिका तिवारी, दिया वोहरा और अंजलि शर्मा, तीनों लड़कियों को कोई आपत्ति नहीं थी। मुख्य बात यह है कि आरव शर्मा क्या सोचता है। अगर उसे आपत्ति है तो इन व्यंजनों को हटाना होगा और नए लाने होंगे। इसे हटाना बहुत बर्बादी होगी। यह माया वोहरा के आत्मविश्वास को भी कम करेगा। हम पहले भी एक साथ खा चुके हैं तो इतना नखरा करने की जरूरत नहीं है। आरव शर्मा खड़ा हुआ और गंभीरता से बोला, कोई बात नहीं, खूबसूरत महिलाओं की लार सुगंधित होती है। पफ। अंजलि शर्मा और बाकी लोग हंस पड़े। दिया वोहरा का चेहरा लाल हो गया और उसने शर्मीले ढंग से आरव शर्मा की ओर देखा। माया वोहरा, वाह, तुमने जो कहा वह बहुत हारा हुआ है। आरव शर्मा, तो और क्या करें? हम इस टेबल के सारे व्यंजन तो नहीं हटा सकते, ये काफ़ी महंगे हैं। बाहर इस टेबल के व्यंजन खाने में 10,000 से ज़्यादा खर्च होंगे। ये कहकर आरव शर्मा बैठ गया और खाना शुरू कर दिया। दिया वोहरा ने इन विशाल लॉबस्टर और केकड़ों के सिर्फ 2 कौर लिए और उन्हें फेंक दिया। क्या ये बकवास नहीं है? ये देखकर कि आरव शर्मा पहले ही बैठकर खाना शुरू कर चुका है, बाकियों ने भी हिचकिचाहट नहीं की और जल्दी से एक साथ खाने के लिए बैठ गए। दिया वोहरा चुपके से आरव शर्मा की ओर देख रही थी, उसके होंठों पर शर्मीली मुस्कान थी और कोई नहीं जानता कि वह क्या सोच रही थी। कुछ और खाने के बाद आरव शर्मा का सेल फोन अलार्म बजा। आरव शर्मा, 8 बज गए। दिया, तुम्हें लाइव प्रसारण शुरू करना है, अपने फैंस को निराश मत करो। दिया वोहरा, ओह, तो मैं अपने कमरे में वापस जाती हूँ। आरव शर्मा, कमरे में वापस क्यों जाना? बस खाते खाते प्रसारण करो। दिया वोहरा, तो अगर वे पूछें कि तुम कौन हो तो मैं क्या जवाब दूँ? आरव शर्मा, माया वोहरा तुम्हारी दीदी है, तुम दोनों थोड़े थोड़े एक जैसे दिखते हो, वे निश्चित रूप से विश्वास करेंगे। मेरी दीदी और राधिका तिवारी तुम्हारी सबसे अच्छी सहेलियां हैं और मैं अपनी दीदी का बॉयफ्रेंड हूँ। तुम इसे अकेले नहीं खा सकती थी, इसलिए तुमने हमें विशेष रूप से यहाँ के रात के खाने का अनुभव करने के लिए बुलाया। याद रखो, तुम एक अमीर और खूबसूरत महिला हो और तुम ये तस्वीरें सिर्फ अपनी जिंदगी साझा करने के लिए लेती हो, पैसे कमाने के लिए नहीं। तुम अकेली हो, बिना किसी टीम के और बिना बॉयफ्रेंड या यहाँ तक कि पुरुष दोस्त के। समझी? दिया वोहरा ने सिर हिलाया और बोली, समझ गई, समझ गई। राधिका तिवारी मुस्कुराए और प्रशंसा की, बॉस आरव, मुझे नहीं पता था कि आपको इतना ज्ञान है। आरव शर्मा, मुझे नहीं पता, मैं बस उन फैंस को एक पुरुष के दृष्टिकोण से देखता हूँ। सबसे अच्छा होगा अगर सभी एंकर कुंवारी हों और उनके कोई पुरुष दोस्त न हो, ताकि उनके पास फंतासियां हो सकें और वे उपहार खर्च करने को तैयार हों। एंकर का बॉयफ्रेंड है तो कौन इतना मूर्ख होगा कि उसके लिए पैसे खर्च करे? ये कहा जा सकता है कि आरव शर्मा का विश्लेषण बहुत सटीक है। मौके पर मौजूद 4 लड़कियों ने तुरंत आंखें घुमाईं और उसे घूरा, एक साथ गुस्सा और हंसी दोनों चाहती थीं। माया वोहरा, वे वाकई में नहीं सोचते कि महिला एंकरों को जीविका नहीं कमानी पड़ती है ना? आरव शर्मा, वे बस उम्मीद करते हैं कि सभी महिला एंकर कुंवारी हों। माया वोहरा, ये कौन सा युग है? अभी भी इस तरह की सोच है। ये सिर्फ एक परत की झिल्ली है, इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे वाकई में पुरुषों की मानसिकता समझ नहीं आती। आरव शर्मा, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस दिया वोहरा को समझना है। दिया वोहरा का चेहरा लाल हो गया। इतने सारे लोगों के सामने आरव शर्मा बहुत सीधे बोल रहा था। वह अभी भी एक बड़ी लड़की है, वह इस तरह के विषय को कैसे सहन कर सकती है? उसे चिंता थी कि आरव शर्मा कुछ और भी स्पष्ट कहेगा, इसलिए उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और बोली, तैयार हो जाओ, मैं शो शुरू करने वाली हूँ।
सबने सिर हिलाया और गंभीरता से खाना शुरू कर दिया। दिया वोहरा ने अपने अकाउंट में लॉग इन किया और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। बैरेज, आखिरकार तुम आ गई। क्या तुमने नहीं कहा था कि लाइव प्रसारण 8 बजे होगा? अब कितना समय हो गया है? एंकर, तुम बहुत घमंडी हो गई हो। हमने 8 बजे शुरू करने का वादा किया था, लेकिन तुम 10 मिनट देर से हो। कल रात तुम्हें इतने सारे उपहार मिले, तुम जरूर लिस्ट में नंबर 1 भाई के साथ समय बिताने गई होगी। दिया वोहरा, सबसे माफ़ी मांगती हूँ, रात का खाना थोड़ा देर से हुआ और अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मैंने कहा था कि मैं 8 बजे लाइव जाऊंगी और मैं तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवा सकती, इसलिए मैंने पहले लाइव प्रसारण कक्ष खोला और तुम्हें मेरा रात का खाना दिखाऊंगी। ये कहकर उसने कैमरा घुमाकर टेबल पर रखे शानदार रात के खाने को कैप्चर किया। बैरेज, कमाल है, क्या अमीर लोग रात के खाने में यही खाते हैं? एक व्यक्ति इतना सब कैसे खा सकता है? मुझे विश्वास नहीं, यह जरूर स्टेज्ड फोटो है। बुल्गारी ग्रुप ऑर्डर, लेकिन तुम अपने साथ वाले व्यक्ति के साथ बिल शेयर नहीं कर सकती। तुमने ये सब कैसे खा लिया? हा। दिया वोहरा ने आरव शर्मा और बाकियों को एक नज़र दी, फिर कैमरा अपनी दाहिनी ओर माया वोहरा की ओर घुमाया। दिया वोहरा, तुम लोग इतने घृणित कैसे हो सकते हो? क्या आप में से कुछ लोग मेरे लाइव प्रसारण कक्ष से बाहर निकल सकते हैं? यह मेरी दीदी है, क्या कोई शक है? बैरेज, वे थोड़े थोड़े एक जैसे दिखते हैं। उनके चेहरों को देखकर कोई शक नहीं कि वे बहनें हैं। क्या तुम्हारी दीदी सिंगल है? उसे मेरे लिए इंट्रोड्यूस करो। मुझे बड़ी उम्र की महिलाएं पसंद हैं। मुझे अभी भी विश्वास नहीं है। क्या तुम ओबरॉय स्काई टावर्स में नहीं रह रही थी? तुम बुल्गारी में कमरा लेने क्यों गई? हाँ, ये समझ में नहीं आता। भले ही तुम बेहतर खाना चाहती हो, तुम बाहर किसी रेस्तरां में जा सकती थी। प्रेसिडेंशियल स्वीट खोलने के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं थी। मैं समझ गया, तुम और तुम्हारी दीदी दोनों सोशलाइट हो। सही, कमाल है, पिता और पुत्र एकल बहनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हा। अध्याय 167। कोई भी एंकर, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी भी अनिवार्य रूप से कुछ ब्लैक फैंस या जानबूझकर हंगामा करने वाले लोगों से नहीं बच सकता। आरव शर्मा को चिंता थी कि दिया वोहरा इसे संभाल नहीं पाएगी, इसलिए उसने जल्दी से उसके लाइव फ़ोन पर एक मैसेज भेजा, उसे याद दिलाया कि फैंस के सवालों का जवाब कैसे देना है। यह जरूरी नहीं कि उपयोगी हो, लेकिन तैयार रहना बेहतर है। अगर दिया वोहरा को वाकई में आरव शर्मा द्वारा अनुमानित सवाल का सामना करना पड़ता है और उसे जवाब देना नहीं आता, तो ये परेशानी होगी। दिया वोहरा ने कैमरा राधिका तिवारी की ओर घुमाया और बोली, यह मेरी सबसे अच्छी सहेली है। राधिका तिवारी ने कैमरे की ओर हाथ हिलाया और बोली, हेलो सभी। इसके बाद दिया वोहरा ने कैमरा अंजलि शर्मा और आरव शर्मा की ओर घुमाया और बोली, यह मेरी सबसे अच्छी सहेली है और उसके बगल वाला उसका बॉयफ्रेंड है। अंजलि शर्मा और आरव शर्मा ने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। इसके बाद दिया वोहरा ने अपने कैमरे से रेस्तरां को स्कैन किया। दिया वोहरा, ये बुल्गारी का रेस्तरां है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, यहाँ और लोग भी खाना खा रहे हैं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें धोखा देने की क्या ज़रूरत है? बैरेज, ये बहुत नकली है। अगर तुम्हें हमारा सामान नहीं चाहिए तो तुम हमारे साथ पीके क्यों कर रही हो? बिल्कुल, तुमने हमें धोखा दिया और कहा कि अगर तुम पीके हार गई तो तुम लाइव प्रसारण उद्योग छोड़ दोगी। रूटीन, सब रूटीन। दिया वोहरा वाकई में घबरा गई थी। उसे नहीं पता था कि इतने सारे ब्लैक फैंस होंगे। आरव शर्मा ने उसे एक नज़र दी, इशारा किया कि वह शांत रहे। दिया वोहरा, बिल्कुल, मुझे पहले लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए मैंने एक एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तुम जानते हो, जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कई चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती। कुछ दिन पहले एक वरिष्ठ अभिनेता का लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हादसा हुआ था। तुम्हें क्यों लगता है कि ऐसा हुआ? क्या उसे नहीं पता था कि शराब में समस्या थी? क्या उसे नहीं पता था कि लाइव स्ट्रीमिंग उसकी दशकों की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगी? वह जानता था, हम सभी जानते थे। वह एक पुराना वरिष्ठ अभिनेता था, वह कैसे नहीं जानता होगा? लेकिन फिर भी उसने लाइव स्ट्रीम क्यों किया? और हादसे के बाद उसने लाइव स्ट्रीमिंग जारी रखी, बिना प्रभावित हुए। तुम्हें पता है क्यों? बैरेज, पैसे की शिकायत किसे होती है? अगर व्यापारी उसे पैसा देता है तो वह ले लेगा। सभी पुराने कलाकारों को पैसे के सामने झुकना पड़ता है। तथाकथित पुराने कलाकारों और युवा प्रतिभाओं में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। वे सभी ऐसे लोग हैं जिन्हें पैसे से चलाया जा सकता है। दिया वोहरा, तुमने मुद्दे को छोड़ दिया। मुद्दा यह है कि जब वे लाइव प्रसारण करते हैं तो वे आमतौर पर एक पेशेवर एजेंसी के साथ साइन करते हैं। एजेंसी शो चलाती है, उनके फैंस बढ़ाती है और फिर फैंस का मुद्रीकरण करती है और एजेंसी कमीशन लेकर पैसा कमाती है। कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ, भले ही उसे पता हो कि शराब में समस्या है, फिर भी उसे प्रसारण करना पड़ता है। भले ही कुछ गलत हो जाए और उसे गालियां पड़ें, फिर भी उसे प्रसारण जारी रखना पड़ता है क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट है।
आमतौर पर एजेंसी और नेटवर्क प्लेटफॉर्म और एंकर के बीच साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट असमान कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर एंकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसे करोड़ों रुपए या उससे भी ज़्यादा देने होंगे। सोचो, कौन इसे वहन कर सकता है? भले ही वह एक पुराना कलाकार हो, क्या वह एक बार में करोड़ों रुपए देने को तैयार होगा? बैरेज, कमाल है, क्या लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग इतना जटिल है? तो तुम इसका क्या मतलब बता रही हो? क्या तुम हमें ये बता रही हो कि तुमने पहले पीके इसलिए लड़ा क्योंकि कंपनी ने तुम्हें मजबूर किया था? क्या तुम अमीर, खूबसूरत महिला नहीं हो? तुम्हें करोड़ों रुपये के हर जाने की परवाह क्यों है? चूंकि यह एक असमान संधि है, तो सबसे बुरा ये होगा कि मुकदमा होगा। तुम एक खूबसूरत, धनी महिला हो जिसके पास ढेर सारा पैसा है, तो तुम्हें किस बात का डर है? दिया वोहरा ने अपने फ़ोन पर वीचैट पर एक नज़र डाली और अपने फैन से बात करना जारी रखा। उसके बगल में आरव शर्मा ने सिर झुकाया और जल्दी से उसे एक मैसेज टाइप किया। उसने उसे मशहूर करने के लिए वाकई में बहुत मेहनत की थी। आरव शर्मा की याद दिलाने के साथ दिया वोहरा के लिए इसे संभालना बहुत आसान हो गया। दिया वोहरा, बिल्कुल, जब मैंने पहली बार इसके संपर्क में आई तो मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने एक दोस्त के जरिए एक कंपनी के साथ साइन किया था। बाद में जब मैंने धीरे धीरे इस उद्योग को समझा तो मुझे पता चला कि मुझे धोखा दिया गया था। लेकिन ये काले और सफ़ेद में लिखा था और मैंने अपने अंगूठे का निशान लगाया था, तो मैं इसे नकार नहीं सकती थी। इसलिए 1 साल से ज़्यादा समय से मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ। वैसे भी मैं बस कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का इंतज़ार करना चाहती थी। जो फैंस मुझे लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं वे जानते हैं कि उस रात के पीके को छोड़कर मैंने कभी एक भी उपहार नहीं मांगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं तोड़ती। भाई, बाकी सब के लिए करोड़ों रुपए हैं, मैं उन्हें मुफ्त में क्यों दूँ? पैसे खर्च करने का ये तरीका नहीं है ना? कुछ बड़ी कंपनियां जानती हैं कि वे मुकदमा हार जाएंगी, लेकिन फिर भी वे मुकदमा करने पर जोर देती हैं। क्यों? वे पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती। बैरेज, क्या तुमने अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया है? कॉन्ट्रैक्ट निश्चित रूप से खत्म हो गया है, वरना तुम ये कहने की हिम्मत कैसे करती? तो अब तुम अकेले कर रही हो? दिया वोहरा, हाँ, मैंने कल ही कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। वास्तव में अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करती तो कोई बात नहीं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट इस महीने के अंत में खत्म हो रहा था। मुझे एक दोस्त ने इंट्रोड्यूस किया था और बॉस ने मेरी मदद करने के लिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट पहले ही खत्म कर दिया। मैं अब वाकई में अकेली हूँ और मैं भविष्य में तुम्हारे साथ उन अच्छी जगहों को और साझा करूँगी जहाँ मैं गई हूँ। मैं अपनी दौलत का दिखावा नहीं कर रही, कई लोग निश्चित रूप से ऐसी जगहों पर नहीं गए हैं। मैं अपने पैसे खर्च करूँगी और तुम्हें एक साथ इसका अनुभव कराऊँगी। जब मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। बैरेज, तुम्हारे पास कितना पैसा बचा है? ये कितने समय तक चलेगा? क्या तुम इन जगहों पर शूट किए गए वीडियो के लिए भुगतान करती हो? क्या व्यवसायी तुम्हें प्रायोजन या छूट देते हैं? निश्चित रूप से छूट होगी, कम से कम तुम इसे मुफ्त में आजमा सकती हो। दिया वोहरा, मजाक करना बंद करो, कोई छूट नहीं है। अगर मैं हर बार 80,000 रुपये देती हूँ तो मेरे पास जो पैसा है वह 2 या 3 महीने की शूटिंग के लिए पर्याप्त है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम सभी को उन सभी हाई एंड जगहों का अनुभव कराऊं जो मैं कर सकती हूं। बेशक, अगर मुझे कार, घर या बैग खरीदना है, विदेश यात्रा करनी है आदि, तो मैं निश्चित रूप से अपनी जेब खर्च का कुछ हिस्सा खर्च करूंगी और फिर मैं इतने लंबे समय तक शूट नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी मेरे पापा मुझे चीनी नव वर्ष से पहले जेब खर्च नहीं देंगे, तो मैं केवल अपने पास मौजूद पैसे ही खर्च कर सकती हूँ। आरव शर्मा और दिया वोहरा की कोशिशों के बाद लाइव प्रसारण कक्ष में बैरेज आखिरकार सामान्य हो गया। लोगों ने अब दिया वोहरा की अमीर, निष्पक्ष और खूबसूरत महिला की पहचान पर सवाल नहीं उठाया और इसके बजाय उसके साथ बुल्गारी होटल में उसके ठहरने के अनुभव के बारे में बात करने लगे। आरव शर्मा ने राहत की सांस ली, अपना फ़ोन जेब में डाला और किंग क्रैब खाना जारी रखा। राधिका तिवारी मुस्कुराए और बॉस आरव को अंगूठा दिखाया, धीरे से बोली, बॉस आरव, आप कमाल हैं। मुझे लगता है कि आपको पब्लिक रिलेशंस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए। आप निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। आप वाकई में दूसरों के विचारों को निर्देशित करने में बहुत अच्छे हैं। आरव शर्मा, मत बताओ, मुझे लगता है कि हमें वाकई में कुछ वाटर आर्मी रखनी चाहिए। हम मनोरंजन उद्योग में हैं, निश्चित रूप से कुछ समय ऐसा आएगा जब हमें वाटर आर्मी की ज़रूरत होगी। राधिका तिवारी, ये बात सही है, लेकिन मेरे पास इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। आरव शर्मा, चिंता मत करो, पहले इसके बारे में जान लो और हम बाद में बात करेंगे। राधिका तिवारी ने सिर हिलाया। इस समय बुल्गारी होटल का मैनेजर आया। ये देखकर कि दिया वोहरा लाइव प्रसारण कर रही थी, उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और बस एक तरफ खड़ा रहा। राधिका तिवारी जल्दी से खड़ी हुई और मैनेजर को बाहर जाकर बात करने को कहा। राधिका तिवारी, क्या बात है? मैनेजर, मैडम, नमस्ते, मैं होटल का मैनेजर हूँ।
हमने अभी देखा कि आप हमारे बुल्गारी होटल के अनुभव को लाइव स्ट्रीम कर रही हैं। मुझे वेटर से भी पता चला कि आपने हमारे होटल का परिचय देने के लिए एक वीडियो शूट किया है। तो हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि क्या हम वीडियो को फिर से शूट कर सकते हैं ताकि हम अपनी सर्वश्रेष्ठ छवि पेश कर सकें। वाह, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी सहयोग का प्रस्ताव आएगा। राधिका तिवारी, नहीं, हमने पहले ही वीडियो शूट कर लिया है। मैनेजर, ठीक है, अगर आप वीडियो को फिर से शूट करते हैं और हमारे बुल्गारी होटल का परिचय देते हैं तो आपको अपने कमरे की दर पर 50% की छूट मिल सकती है। क्या ये ठीक है? अध्याय 168। आरव शर्मा ने दिया वोहरा को मशहूर करने के लिए पैसा खर्च करने का उद्देश्य क्या था? बेशक, जल्दी से फैंस जुटाना और भविष्य में उन्हें मुद्रीकृत करके पैसा कमाना। जैसे ही उसने मोती टावर 230 होटल के 2 वीडियो अपलोड किए, बुल्गारी होटल ने स्वयं सहयोग की पहल की। यह एक अच्छी बात है, जिसका मतलब है कि आरव शर्मा की योजना काम कर गई और कम से कम उसने प्रारंभिक जीत हासिल कर ली है। लेकिन आरव शर्मा बॉस है, बुल्गारी के सहयोग के निमंत्रण को स्वीकार करना है या नहीं, यह उसकी राय पर निर्भर करता है। इसलिए राधिका तिवारी ने जवाब दिया, मैं इस पर फैसला नहीं कर सकती। मुझे अंदर जाकर उनसे पूछना होगा, तब मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। मैनेजर, ओह ठीक है ठीक है। राधिका तिवारी आरव शर्मा के पास आए और धीरे से बताया, बॉस आरव, बुल्गारी होटल का मैनेजर चाहता है कि हम 50% छूट के साथ वीडियो फिर से शूट करें। वे अपनी सर्वश्रेष्ठ छवि दिखाना चाहते हैं। दिया वोहरा ने अभी अभी अपने फैंस के सामने एक निष्पक्ष, धनी और खूबसूरत छवि स्थापित की है। अगर इस समय वह किसी व्यापारी के साथ सहयोग का जोखिम लेती है और अगर यह बुल्गारी के आंतरिक कर्मचारियों द्वारा उजागर हो जाता है तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आरव शर्मा, उसे बता दो कि दिया वोहरा सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी अपने फैंस के साथ साझा कर रही है और उसे किसी भी व्यवसाय से सहयोग की जरूरत नहीं है। राधिका तिवारी, अरे, तुमने उसे मशहूर करने के लिए इतना पैसा खर्च किया, क्या ये पैसा कमाने के लिए नहीं है? आरव शर्मा, बेशक ये पैसा कमाने के लिए है, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वह एक गंभीर व्यावसायिक सहयोग है, ऐसा जो हमें एक बार में लाखों रुपए दे। अब हम अभी शुरुआत में हैं, अभी फल काटने का समय नहीं आया, धैर्य रखो, छोटे मोटे मुनाफे के प्रलोभन में मत आओ। राधिका तिवारी ने सिर हिलाया और बाहर मैनेजर को ढूंढने चली गई। मैनेजर को लगा कि यह निश्चित रूप से काम करेगा, आखिरकार ये दोनों के लिए फायदेमंद स्थिति थी। वीडियो फिर से शूट करके दिया वोहरा वीडियो की गुणवत्ता सुधार सकती है और कमरे की आधी फीस माफ करवा सकती है। बुल्गारी होटल 50% छूट पर लाखों नेटिजन्स को अपनी सर्वश्रेष्ठ छवि दिखा सकता है, जो वाकई में एक अच्छा सौदा है। राधिका तिवारी, मैनेजर, मुझे खेद है, हमारे पास फिर से शूट करने का समय नहीं है। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मैनेजर, खूबसूरत महिला, क्या आप कोटेशन से संतुष्ट नहीं हैं? तो आप हमें एक नंबर बता सकती हैं और हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। राधिका तिवारी, वह कारण नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। मेरी दोस्त अभी सिर्फ अपने फैंस के साथ साझा करना चाहती है। उसका इससे पैसा कमाने का कोई इरादा नहीं है। अगर भविष्य में उसे यह विचार आया तो हम आपके पास सहयोग के लिए बात करने आएंगे। मैनेजर, ऐसा करें, मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी स्टोर में की गई सभी खरीदारी को माफ कर दूंगा। क्या ये ठीक है? मैनेजर ने भी मोती टावर 230 होटल के वीडियो अपलोड होने के बाद विज्ञापन प्रभाव देखा था, इसलिए वह बुल्गारी के लिए विज्ञापन करने के लिए दिया वोहरा की साझा सामग्री का उपयोग करना चाहता था। अगर आप टीवी या इंटरनेट पर गंभीरता से विज्ञापन देते हैं तो यह एक रात की कमरे की दर से कहीं ज़्यादा खर्च होगा। राधिका तिवारी, मुझे खेद है मिस्टर मैनेजर, हमें वाकई में इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर भविष्य में हमें व्यावसायिक सहयोग की ज़रूरत होगी तो हम निश्चित रूप से बुल्गारी पर विचार करेंगे। ठीक है। मैनेजर हंसा और ऐसा दिखा जैसे उसे सब समझ आ गया हो। उसने आसपास के वेटरों को जाने का इशारा किया और फिर धीरे से पूछा, आपको विज्ञापन शुल्क चाहिए, है ना? तो बस मुझे एक नंबर बता दीजिए, अगर यह ज़्यादा नहीं है तो हम बातचीत कर सकते हैं। राधिका तिवारी अवाक रह गई। ये व्यक्ति इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? मैंने इतनी बार कहा, क्या उसे समझने में समस्या है या वह बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रहा है? राधिका तिवारी, मिस्टर मैनेजर, मैं आपको आखिरी बार बता रही हूँ, हमें अभी के लिए व्यावसायिक सहयोग की ज़रूरत नहीं है। अगर भविष्य में ज़रूरत होगी तो हम निश्चित रूप से आपसे संपर्क करेंगे। इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, बस हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या मैंने इसे पर्याप्त स्पष्ट कर दिया? मैनेजर असहज दिखा, लेकिन राधिका तिवारी गंभीर लग रही थी और मना करने की कोशिश नहीं कर रही थी। सहयोग असफल होने पर कोई बात नहीं, लेकिन हम ग्राहकों को असंतुष्ट नहीं कर सकते। आखिरकार क्लाइंट ने प्रेसिडेंशियल सूइट में रहने के लिए 80,000 रुपये खर्च किए हैं। मैनेजर, मुझे खेद है, मैं बहुत जल्दबाजी कर गया। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा और भविष्य में हमारे पास फिर से सहयोग करने का मौका हो सकता है। राधिका तिवारी, हाँ,
ये कहकर राधिका तिवारी खाने के लिए अंदर चली गई। वेटर जल्दी से आगे बढ़े और मैनेजर से पूछा कि क्या हुआ। मैनेजर ने असहायता से जवाब दिया, इसका जिक्र मत करो, वे सहयोग नहीं करना चाहते। उसने कहा कि वह सिर्फ अपने फैंस के साथ अपना अनुभव साझा कर रही थी और उसका कोई व्यावसायिक सहयोग करने का इरादा नहीं था। वे निश्चित रूप से इस बात से असंतुष्ट हैं कि हम उन्हें बहुत कम पैसे दे रहे हैं। कमरे की दर पर 50% छूट अभी भी कम है। मेरे भगवान, ये 40,000 रुपये हैं। पैसे की शिकायत कौन करता है? वे निश्चित रूप से मुफ्त में रहना चाहते हैं और पैसे मांग रहे हैं। सही, मैनेजर। मैनेजर ने असहायता से आह भरी और जवाब दिया, मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वे कोई व्यावसायिक सहयोग नहीं चाहते, वे सिर्फ अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि सहयोग नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ग्राहक को नाराज नहीं कर सकता, इसलिए मैंने और कुछ नहीं कहा। क्या वह वाकई में एक धनी, खूबसूरत महिला है? बेशक, उन्होंने 230 होटल में भी ठहरा है, तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है, उन्हें इसे वहन करने में सक्षम होना चाहिए। समस्या यह है कि मैंने बहुत सारी धनी और खूबसूरत महिलाएं देखी हैं, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने उसके जैसी घमंडी और अभिमानी धनी और खूबसूरत महिला देखी है। अन्य धनी और खूबसूरत महिलाएं चाहती हैं कि हम उन्हें 50% छूट दें और कूपन या कुछ और दें। अब हम उसे ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं चाहती। शायद अन्य धनी, खूबसूरत महिलाएं सिर्फ ग्रुप बाइंग सेलिब्रिटी हैं। यह एक वास्तविक धनी, खूबसूरत महिला है जिसके पास ढेर सारा पैसा है। वेटरों ने सिर हिलाया, ये तय करते हुए कि दिया वोहरा एक धनी, खूबसूरत महिला है जिसके पास ढेर सारा पैसा है। आजकल कई लोग, युवा या बुजुर्ग, वीडियो शूट करना और उन्हें टिकटॉक पर पोस्ट करना पसंद करते हैं। खासकर जब कुछ लोग इंटरनेट सेलिब्रिटी से मिलते हैं और उनके वीडियो एक राहगीर के दृष्टिकोण से शूट करते हैं और उन्हें डॉइन पर अपलोड करते हैं, तो वे इंटरनेट सेलिब्रिटी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो से ज़्यादा लोकप्रिय हो सकते हैं। यहाँ के वेटर को भी यही समस्या थी। उसने चुपके से दिया वोहरा के लाइव प्रसारण का एक क्लिप फिल्माया और फिर उसे टिकटॉक पर अपलोड कर दिया। इंटरनेट सेलिब्रिटी लाइव प्रसारण वाकई में धनी, खूबसूरत है। हमने उसे मुफ्त में सहयोग करने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। वह एक इंटरनेट सेलिब्रिटी लगती है। हमने प्रेसिडेंशियल स्वीट की फीस माफ़ की और उसे वीडियो शूट करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। जल्द ही इन वेटरों के वीडियो बिग डेटा का उपयोग करके राधिका तिवारी को पुश किए गए। राधिका तिवारी इतनी गुस्से में थी कि उसने तुरंत फ़ोन आरव शर्मा को सौंप दिया और यहाँ तक कि मैनेजर से स्पष्टीकरण मांगने चली गई। आरव शर्मा ने उसे शांत रहने का इशारा किया और कहा, यह एक अच्छी बात है, उनके वीडियो को बढ़ावा देने के लिए पैसा खर्च करो। राधिका तिवारी, अरे, उनके बगल में माया वोहरा और अंजलि शर्मा भी भ्रमित थीं। इन वेटरों ने चुपके से दिया वोहरा के लाइव प्रसारण को फिल्माया और उसे डॉइन पर अपलोड किया, जो बहुत अशिष्ट था और उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। हम उनके लिए प्रचार क्यों खरीदें? आरव शर्मा, उनका वीडियो चुपके से फिल्माना गलत है, लेकिन उनकी कॉपीराइटिंग वही है जो हमें चाहिए। मैंने उनके फैंस के साथ उनकी चैट देखी। फैंस ने उनसे पूछा कि दिया ने जो कहा वह सच है या नहीं, और उन्होंने बहुत ईमानदारी से जवाब दिया। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है और हम उनके लिए प्रचार खरीद सकते हैं। राधिका तिवारी और अन्य दो ने जल्दी से वेटरों द्वारा भेजे गए वीडियो टेक्स्ट को देखा। ये सही है, उन्होंने सभी ने कहा कि दिया वोहरा होटल की कोई छूट नहीं चाहती थी, वह सिर्फ सभी के साथ अपने ठहरने का अनुभव साझा करना चाहती थी। क्या ये वेटर और होटल के दृष्टिकोण से यह साबित नहीं करता कि दिया वोहरा एक धनी, खूबसूरत महिला है जिसके पास ढेर सारा पैसा है? उन्होंने दिया वोहरा के लिए एक निष्पक्ष, धनी और खूबसूरत छवि बनाने के लिए इतना पैसा खर्च किया। अब कुछ 100 रुपये खर्च करके इन वेटरों के लिए प्रचार खरीदकर सबसे ठोस सबूत प्राप्त किया जा सकता है, तो ऐसा क्यों न करें? राधिका तिवारी, वाह मिस्टर आरव, आप वाकई में ऑपरेशंस में माहिर हैं। मुझे आपसे पहले मिलना चाहिए था, शायद मैं अब तक किसी बड़ी कंपनी की सीईओ होती। ही, मैं अभी इसे करवाती हूँ। अध्याय 169, जल्द ही। बुल्गारी होटल के उन वेटरों ने पाया कि उनके द्वारा चुपके से फिल्माए गए वीडियो लोकप्रिय हो गए। उन्हें नहीं पता था कि राधिका तिवारी ने उनके लिए ट्रैफिक प्रचार खरीदा था। उनके वीडियो देखने के बाद दिया वोहरा के फैंस को यकीन हो गया कि वह एक वास्तविक निष्पक्ष, धनी और खूबसूरत महिला है। इस समय उसके लाइव प्रसारण कक्ष में टिप्पणियां भी इस समस्या को स्पष्ट करती थीं। छोटी अमीर महिला, कृपया मुझे सपोर्ट करो। बुल्गारी को मुफ्त में भी नहीं चाहिए, वह निश्चित रूप से एक खूबसूरत, धनी और निष्पक्ष महिला है। अमीर लोग घमंडी होते हैं। वे चाहें तो 80,000 या 10,000 रुपये का प्रेसिडेंशियल स्वीट लेंगे। कोई मुफ्त में ऑफर करे तो भी नहीं लेंगे। जब तक हम दिया वोहरा की छवि स्थापित करने में मदद करते हैं, बाकी सब आसान हो जाएगा। अब से उसे बस हर दिन समय पर डॉइन पर वीडियो अपलोड करने होंगे। जब फैंस की संख्या 10 मिलियन से अधिक हो जाएगी, तो यह आरव शर्मा और उसके दोस्तों के लिए व्यवसायों से लाभ कमाने का समय होगा।
डॉइन इन्फ्लुएंसर्स के बाजार मूल्य के अनुसार 10 मिलियन फैंस वाले बड़े इन्फ्लुएंसर के लिए एक शो करने का कोटेशन आमतौर पर 2 लाख से 3 लाख रुपये के बीच होता है। अगर आपके पास 20 मिलियन फैंस हो सकते हैं तो ये 3 लाख से 5 लाख रुपये तक हो सकता है। सामान्य व्यवसायों के लिए वे निश्चित रूप से इतने बड़े मुकदमे के सहयोग लागत को वहन नहीं कर सकते। लेकिन दिया वोहरा ने हाई एंड रास्ता चुना और उसके सभी वीडियो हाई एंड जगहों पर शूट किए गए। इन जगहों पर पैसे की कमी नहीं है, बस प्रसिद्धि की कमी है। जब तक विज्ञापन प्रभाव अच्छा है और आप उनसे एक प्रोग्राम के लिए 5 लाख रुपये मांगते हैं, वे सहयोग के लिए दौड़ पड़ेंगे। आरव शर्मा के सटीक निर्णय के साथ उसने केवल कुछ 100 रुपये ट्रैफिक प्रचार पर खर्च करके दिया वोहरा को निष्पक्ष, धनी और खूबसूरत महिला की छवि सफलतापूर्वक स्थापित करने में मदद की। रात के खाने के बाद अंजलि शर्मा सीधे घर चली गई। आरव शर्मा वीडियो एडिटिंग करने के लिए रुका। इसे 12 बजे से पहले खत्म करना था और कल सुबह जल्दी डॉइन पर अपलोड करना था। रात के 10 बजे थे और दिया वोहरा ने लाइव प्रसारण समाप्त किया। आरव शर्मा अभी भी वीडियो एडिट कर रहा था। दिया वोहरा और राधिका तिवारी उसे बगल से देख रही थीं। दिया वोहरा ने आलस से अंगड़ाई ली और जल्दी से आकर आरव शर्मा को वीडियो बनाते हुए देखने लगी। लगातार 3 बार करने के बाद आरव शर्मा बहुत कुशल हो गया था। जल्द ही उसने 2 वीडियो एडिट कर लिए। दिया वोहरा ने जल्दी से पानी की एक बोतल उठाई और आरव शर्मा को दी। मुस्कुराते हुए कहा, बॉस आपने मेहनत की, थोड़ा पानी पियो। आरव शर्मा ने धन्यवाद दिया, पानी लिया और एक घूंट लिया, फिर कहा, तुमने भी मेहनत की। दिया वोहरा, मेरे लिए यह मेहनत नहीं है, ये वाकई में मेहनत है जब तुम्हें फैसले लेने होते हैं और वीडियो भी बनाने होते हैं। आरव शर्मा, तुम एक होस्ट हो और लाइव प्रसारण के दौरान उन फैंस से निपटना पड़ता है जो तुम्हारे दिमाग और शारीरिक ताकत की काफ़ी मांग करता है। दिया वोहरा, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें रणनीतियाँ सोचनी पड़ती हैं और फैसले लेने पड़ते हैं, वह मेहनत है। बगल में खड़ी राधिका तिवारी इसे और नहीं सुन सकी और बोली, बस करो तुम दोनों, एक दूसरे को एक तारीफ दो और ख़त्म करो, यह अंतहीन है। आरव शर्मा ने अपनी ड्रिंक एक सांस में ख़त्म की, फिर खड़ा हुआ और जाने लगा। दिया वोहरा ने जल्दी से उसे रोका। ओबरॉय स्काई टावर्स यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वह और उसकी दीदी वापस जाकर आराम कर सकती हैं। बुल्गारी का प्रेसिडेंशियल सूइट आरव शर्मा के उपयोग के लिए छोड़ दिया गया ताकि उसे फिर से घर ड्राइव न करना पड़े। आरव शर्मा ने सोचा और यह ठीक लगा। देर रात घर ड्राइव करना काफ़ी परेशानी भरा होगा, लेकिन उसने फिर सोचा और यह अभी भी ठीक नहीं होगा। अगर होटल का वेटर उसे यहाँ ठहरते हुए देख लेता तो गलतफहमी हो सकती थी। महिला सितारों की तरह एंकरों को भी लोकप्रिय होने के लिए सिंगल और कुंवारी होना चाहिए। इसलिए आरव शर्मा ने मना कर दिया और कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकता, तुम्हें यहाँ रहना होगा। मैं ओबरॉय स्काई टावर्स में रहने जा रहा हूँ। दिया वोहरा ने सिर हिलाया। आरव शर्मा राधिका तिवारी को साथ ले गया और वोहरा बहनों को यहाँ रहने दिया। सेट पर काम करने के बाद आरव शर्मा को काफ़ी थकान महसूस हुई। जैसे ही वह ओबरॉय स्काई टावर्स पहुंचा, वह लेट गया और सो गया। इस समय अंजलि शर्मा का फ़ोन आया। अंजलि शर्मा, छोटे भाई, क्या तुम सो गए? आरव शर्मा, अभी अभी लेटा हूँ, तुम घर पहुँच गई? अंजलि शर्मा, मैं बहुत पहले पहुँच गई थी और अब सोने वाली हूँ। छोटे भाई, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आरव शर्मा, क्या बात है, बताओ। अंजलि शर्मा, तुम्हें माया वोहरा के बारे में क्या लगता है? आखिरकार वे भाई बहन हैं, तो अंजलि शर्मा के बोलते ही आरव शर्मा समझ गया कि उसका मतलब क्या है। उसने जल्दी और स्पष्ट रूप से जवाब दिया, वह ठीक है, लेकिन मेरे टाइप की नहीं है। अंजलि शर्मा थोड़ी उलझन में थी। उसने मुंह खोलने से पहले ही उसके भाई ने मना कर दिया। क्या उसे अभी भी बोलना चाहिए? हालांकि आखिरकार यह एक दोस्त ने उसे करने को कहा था, तो उसे बोलना ही पड़ता, भले ही वह सफल न हो। अंजलि शर्मा, मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छी है। वह सुंदर है, अच्छी पढ़ाई की है, चाकू चलाती है और उसका एक सम्मानजनक काम है। मुझे लगता है कि मेरी जानी मानी सभी लड़कियों में उसकी समग्र स्थिति सबसे अच्छी है। वह तुमसे थोड़ी बड़ी है, लेकिन जैसा कि कहावत है, तुमसे 3 साल बड़ी महिला तुम्हें धन लाने की ज़्यादा संभावना रखती है। आरव शर्मा, मैं तुम्हारी कही हर बात को मानता हूँ, लेकिन मुझे ऐसी लड़कियाँ पसंद नहीं हैं। अंजलि शर्मा, क्यों? आरव शर्मा, इसे कैसे कहूँ? मैं मानता हूँ कि वह बहुत प्रतिभाशाली है। थोड़ी उम्रदराज होने के अलावा वह हर पहलू में अच्छी स्थिति रखती है। हालांकि मुझे उसका व्यक्तित्व पसंद नहीं है, शायद इसलिए कि उसने मुझ पर बुरा प्रभाव छोड़ा। मुझे लगता है कि लड़कियों को बहुत प्रतिभाशाली होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें स्त्रीसुलभ और कोमल होना चाहिए। मेरी स्थिति के साथ मुझे अपनी महिला को बहुत सक्षम होने की ज़रूरत नहीं है। उसे बस मेरी महिलाओं के बारे में विभिन्न फंतासियों को संतुष्ट करना है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
आरव शर्मा की स्थिति के साथ उसे जानबूझकर अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि वाली या विशेष रूप से प्रतिभाशाली या बस एक मजबूत महिला की तलाश करने की जरूरत नहीं है। अंजलि शर्मा, तुम्हारे कहे के अनुसार उसकी बहन दिया वोहरा तुम्हारी सौंदर्यबोध के अनुरूप है। आरव शर्मा, ही, बकवास मत करो, मैंने ऐसा नहीं कहा। अंजलि शर्मा, मैं अवाक हूँ, क्या यह अपराध स्वीकार करने जैसा नहीं है? इसने अंजलि शर्मा को मुश्किल में डाल दिया। दिया वोहरा हर पहलू में अच्छी स्थिति रखती है। वह अधिक सुंदर है और उसका फिगर बेहतर है। उसका व्यक्तित्व भी कोमल और दयालु है, जो लोगों में उसे बचाने की इच्छा जगाता है। लेकिन वह माया वोहरा की बहन है। माया वोहरा ने स्पष्ट रूप से अंजलि शर्मा को आरव शर्मा को अपने लिए इंट्रोड्यूस करने को कहा था। अगर आरव शर्मा फिर से दिया वोहरा के साथ चला गया तो क्या दोनों बहनों में टकराव नहीं होगा? अंजलि शर्मा, छोटे भाई, देख, क्या तुम अपनी सौंदर्यबोध बदल सकते हो? एक प्रतिभाशाली लड़की का होना बहुत अच्छा होगा। वह घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर सकती है। वह निश्चित रूप से मेरे भतीजे को अच्छी तरह से पढ़ाएगी। आरव शर्मा, अगर मैं उसे घर पर बच्चों की देखभाल करने के लिए रखता हूं तो क्या उसकी प्रतिभा दब नहीं जाएगी? उसके सबसे उत्कृष्ट गुण खत्म हो गए तो मैं उसे क्यों चुनूं? अंजलि शर्मा, वह इसका जवाब नहीं दे सकी। चूंकि मेरे भाई को ये पसंद नहीं है, मैं उसे मजबूर नहीं कर सकती। आखिरकार ये जीवन भर का मामला है, तो उसे वह लड़की चुननी होगी जो उसे पसंद हो। माया वोहरा के लिए मुझे केवल एक अवसर ढूंढकर उसे कबूल करना होगा। देर हो रही थी तो भाई बहन ने फ़ोन काट दिया। आरव शर्मा ने अभी अभी अपना फ़ोन नीचे रखा था कि किसी ने डोरबेल बजाए। वह जल्दी से उठकर देखने गया और निगरानी कैमरे के माध्यम से देखा कि दरवाजे के बाहर माया वोहरा थी। वह इतनी रात को यहाँ वापस क्या कर रही है? आरव शर्मा ने जल्दी से अपने पायजामे की बेल्ट बांधी और दरवाजा खोला। माया वोहरा, तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी। आरव शर्मा एक तरफ हटा ताकि वह अंदर आ सके और पूछा, तुम वापस क्यों आए? माया वोहरा, मेरी बहन के साथ मेरी लड़ाई हो गई और मैं अब होटल में सोना नहीं चाहती। आरव शर्मा, अरे, तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? जब मैं वापस आया था तो क्या तुम सब ठीक नहीं थे? माया वोहरा, मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे इंसान हो, क्या तुम जानते हो उसने क्या कहा? आरव शर्मा, क्या कहा? माया वोहरा, उसने कहा कि तुम बहुत बनावटी हो और बहुत अच्छे नहीं हो। तो मैंने उसे अच्छे से डांटा। उसे मशहूर करने के लिए तुमने पैसा खर्च किया, उसे सलाह दी और वीडियो खुद एडिट किया। वह तुम्हारे बारे में इतना सोच कैसे सकती है? अध्याय 170। सच कहूं, माया वोहरा की बात सुनकर आरव शर्मा को बहुत बुरा लगा। हालांकि उसका दिया वोहरा को मशहूर करने का उद्देश्य पैसा कमाना था, लेकिन दिया वोहरा को भी इससे फ़ायदा होगा। अगर वह आभारी नहीं थी तो ठीक था, लेकिन आरव शर्मा के बारे में इस तरह सोचना थोड़ा अनुचित था। आरव शर्मा के चेहरे पर नाराज़गी देखकर माया वोहरा खुश हुई। माया वोहरा, गुस्सा मत हो, वह अभी छोटी है और समझ नहीं रखती। मैं उसे कृतज्ञ होना सिखाऊंगी। मैं बाद में उससे बात करूंगी। चाहे कुछ भी हो, वह तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। उसे तुम्हें एक उपकारी के रूप में देखना चाहिए। आरव शर्मा हंसा और बोला, जरूरत नहीं, जैसा चाहो करो, मैं घर में जाकर सोता हूँ। माया वोहरा ने सिर हिलाया और आरव शर्मा को दिया वोहरा के कमरे में जाते देखा। 1, 2, 3। माया वोहरा ने चुपके से गिना। इस समय आरव शर्मा ने दिया वोहरा के कमरे का दरवाजा खोला और बोला, मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगा और तुम उसके कमरे में सो। माया वोहरा, अरे क्यों? आरव शर्मा, कोई कारण नहीं। ये कहकर आरव शर्मा माया वोहरा के कमरे में गया और लेट गया। माया वोहरा मुस्कुराए और अपनी बहन के कमरे में चली गई। फिर उसने दिया वोहरा को एक वीचैट मैसेज भेजा। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद दीदी। मुझे पता है कि इससे तुम्हें ठेस पहुंचेगी, लेकिन मैं तुम्हारी इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगी। अगर मैं उसके साथ रह पाई तो मैं हर कीमत पर तुम्हें मूवी स्टार बनाऊंगी। इस समय बुल्गारी होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में मौजूद दिया वोहरा ने अपनी दीदी का वीचैट मैसेज देखा और आंसू नहीं रोक पाए। पता चला कि यह सब माया वोहरा की योजना थी, या इसे और गंभीरता से कहें तो इसे एक साजिश कहा जा सकता है। दिया वोहरा को लगता है कि खुशी ऐसी चीज़ है जिसे उसे खुद हासिल करना होगा। इसलिए उसने अपनी दीदी से मदद मांगी, ये नाटक किया और वापस आने और रहने का बहाना ढूंढा। ये जानकर कि उसकी दीदी को आरव शर्मा पसंद है, दिया वोहरा के दिल में एक टीस उठी। लेकिन चूंकि उसकी दीदी ने उससे मदद मांगी थी, उसे मदद करनी थी, इसलिए उसने एक कृतघ्न की भूमिका निभाई। जब उसने अपनी दीदी का वीचैट मैसेज देखा तो वह आंसुओं में फट पड़ी। वह क्यों रो रही थी, इसके बारे में वह खुद भी समझा नहीं सकी। देर रात आरव शर्मा सो रहा था कि कमरे का दरवाजा खुला। माया वोहरा नींद में अंदर आए और उसके बगल में सो गई। सुबह हुई। आरव शर्मा अभी भी सो रहा था कि अचानक उसके बगल से एक लड़की की चीख सुनाई दी। आरव शर्मा ने जल्दी से आंखें खोलीं और देखा कि माया वोहरा रो रही थी और अपने शरीर को ढकने के लिए चादर खींच रही थी। कमाल है,
आरव शर्मा हैरान था और जल्दी से बिस्तर से उठा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह केवल एक शॉर्ट्स पहने हुए है, तो उसने जल्दी से चादर खींचकर खुद को ढका। माया वोहरा ने पूरी ताकत से चादर वापस खींची और रोते हुए पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं पुलिस को बुला रही हूँ। आरव शर्मा ने जल्दी से चादर छोड़ी। चाहे कुछ भी हुआ हो, अगर पुलिस आ गई तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। वैसे भी इस तरह की स्थिति में पुरुष हमेशा गलत होते हैं। यहाँ तक कि अगर एक महिला ने वास्तव में एक पुरुष का बलात्कार किया तो भी उसने कोई अपराध नहीं किया होगा। आरव शर्मा ने जल्दी से अपनी पैंट पहनी और सांत्वना दी, तुम चिंता मत करो, चिल्लाओ मत। मुझे लगता है कि यह मामला थोड़ा उलझा हुआ है, चलो इसे सुलझाते हैं। माया वोहरा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम मेरे कमरे में क्यों आए? तुमने यहाँ सोने का बहाना बनाया, लेकिन वास्तव में तुम मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते थे, है ना? ओह आरव शर्मा, अरे अरे अरे, बकवास मत करो। मैं स्वर्ग की कसम खा सकता हूँ कि मेरे मन में बिल्कुल ऐसे विचार नहीं थे। कल रात जब मैं वापस आया तो मैं दिया वोहरा के कमरे में रहने की योजना बना रहा था, लेकिन फिर तुमने मुझसे कुछ कहा और मैं गुस्सा हो गया और तुम्हारे कमरे में सोने आ गया और तुमसे उसके कमरे में सोने को कहा। हाँ, ऐसा ही है। तो फिर तुम वापस क्यों आए? माया वोहरा ने अपने आंसू पोंछे, थोड़ा सोचा और जवाब दिया, मैं कल रात बाथरूम जाने के लिए उठी थी। मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और बस अपने कमरे में चली गई। आरव शर्मा, बिल्कुल, यह एक गलतफहमी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई गलत इरादा था। इस समय दिया वोहरा ने अचानक दरवाजा खोल दिया। आरव शर्मा का ऊपरी शरीर नंगा देखकर बड़ी दीदी ने चादर अपने शरीर पर खींची और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे बिजली ने मारा हो। अपनी दीदी को रोते देख दिया वोहरा गुस्से में आ गई। वह आगे बढ़ी और आरव शर्मा को मुक्के और लातें मारने लगी, लेकिन उसकी हरकतों से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अपनी दीदी का बदला लेना चाहती थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह अपनी कुंठा निकालना चाहती थी। आरव शर्मा ने जल्दी से दिया वोहरा को धक्का देकर हटाया और बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या तुम्हें पता है कि क्या हुआ? तुम मुझे क्यों मार रही हो? दिया वोहरा, क्या ये काफ़ी स्पष्ट नहीं है? क्या मुझे तुमसे कुछ पूछने की ज़रूरत है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूँ या मूर्ख? आरव शर्मा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह सब एक गलतफहमी है। देखो, बेडशीट साफ है, उस पर कुछ भी नहीं है। हमने निश्चित रूप से कुछ नहीं किया। तुम एक डॉक्टर हो, इसे चिकित्सा दृष्टिकोण से विश्लेषण करो, हमने क्या किया हो सकता है। माया वोहरा ने अपना चेहरा ढका और जवाब दिया, हर लड़की पहली बार खून नहीं बहाती। ओह, मैं कमाल। आरव शर्मा ने होंठ सिकोड़े, अवाक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये वास्तव में ऐसा है, लेकिन ये स्थिति दुर्लभ है, ज़्यादातर एक छोटा लाल फूल छोड़ देती हैं। आरव शर्मा, दीदी, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारे पास ये पता लगाने का कोई तरीका होना चाहिए कि ऐसा हुआ है या नहीं। दिया वोहरा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने किया और अब स्वीकार नहीं करना चाहते। आरव शर्मा, मुद्दा यह है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है। मैं नशे में था, अगर मैंने ऐसा शानदार काम किया होता तो मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं होता। माया वोहरा, तो अगर यह मेरा पहली बार नहीं होता तो तुम बस ये नाटक करोगे कि कुछ हुआ ही नहीं, है ना? आरव शर्मा, मेरा मतलब वह नहीं था। ओह, मुझे वाकई में नहीं पता कि क्या कहूँ। दिया वोहरा ने अपने आंसू पोंछे, उसकी आंखों में दृढ़ता का भाव था। उसने अपना सेल फोन निकाला और बोली, या तो तुम मेरी दीदी की जिम्मेदारी लो या मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाती हूँ। आरव शर्मा, कमाल। उसने कल रात की बात को जोर देकर याद करने की कोशिश की और उसे वाकई में नहीं लगा कि उसने माया वोहरा के साथ कुछ किया था। लेकिन आरव शर्मा के लिए सच्चाई का पता लगाना मुश्किल नहीं था। बस वोहरा बहनों में से प्रत्येक पर सत्य कार्ड का उपयोग करें और वे पूरी सच्चाई बता देंगी। अगर मैं अब उन दोनों पर सत्य कार्ड का उपयोग करता हूं तो मैं निश्चित रूप से उजागर हो जाऊंगा। बेहतर होगा कि जब मैं उनमें से किसी एक के साथ अकेला हूं तब इसका उपयोग करूं। आरव शर्मा, अगर मैंने वाकई में ऐसा किया है तो मैं निश्चित रूप से जिम्मेदारी लूंगा। जल्दी कपड़े पहन लो। ये कहकर आरव शर्मा ने अपना कोट लिया और जल्दी से बाहर निकल गया। दिया वोहरा ने दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और जल्दी से अपनी दीदी से पूछने वापस गई, दीदी, क्या तुम्हें वाकई में कुछ भी महसूस नहीं हुआ? तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि उसने कुछ किया या नहीं। ये सही है, एक डॉक्टर के रूप में माया वोहरा को निश्चित रूप से पता था कि उसने आरव शर्मा के साथ कुछ किया था या नहीं। यहाँ तक कि नींद में आरव शर्मा के बगल में लेटना उसकी योजना का हिस्सा था। आरव शर्मा ने वाकई में कुछ नहीं किया, वह बस सोया था। लेकिन माया वोहरा ने इतना कुछ किया है, अगर वह इस समय अभी भी आरव शर्मा का नाम साफ करना चाहती है तो क्या उसकी मेहनत बेकार नहीं हो जाएगी? चाहे वह चालाकी हो या नहीं, अगर मैं आरव शर्मा के साथ रह सकती हूँ तो ठीक है।
भविष्य में वह एक अच्छी पत्नी और माँ होगी, अपने पति का समर्थन करेगी और बच्चों को पालेगी, और निश्चित रूप से आरव शर्मा के लिए जीवन भर अच्छी रहेगी। केवल भावनात्मक दृष्टिकोण से ये कहना सही नहीं होगा कि माया वोहरा एक बुरा इंसान है, लेकिन क्योंकि वह आरव शर्मा से प्यार करती थी, वह उसे पाने के लिए चालों का उपयोग करना चाहती थी, जो एक निष्पक्ष काम नहीं था। सौभाग्य से आरव शर्मा के पास एक सिस्टम है, तो सच्चाई का पता लगाना मुश्किल नहीं है। अब वह जो कुछ भी कहती है, उससे मामले के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माया वोहरा ने अपनी बहन से झूठ बोलने का फैसला किया और बोली, मैं पहले से ही इस हालत में हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि उसने कुछ नहीं किया होगा? ओह,